मैकियावेली मैकियावेली 5 से 12वीं शताब्दी मध्यकाल अंधकार युग। एक में चर्च का आधिपत्य, रोम। दूसरा, राज्य पर नियंत्रण। तीसरा, ईश्वर का प्रतिनिधि। चौथा, आस्था / धर्म प्रधान। मैकियावेली 1469 से 1527 संक्रमण कालीन दौर में जन्म हुआ था। मध्य युग रोम में शक्तिशाली चर्च विद्यमान था। पुनर्जागरण रेनेसा। एक में व्यक्ति विवेकशील है, तार्किक है। आधुनिक युग एक में धर्म सुधार आंदोलन 1517 के बाद जर्मनी में। दूसरा, प्रोटेस्टेंट धर्म, ईसाई धर्म का उदारवादी धर्म सांसारिक था, भौतिकवाद विश्व की बात करता है। चौथा, अधिकरण 1600 में। और 5 में इटली का एकीकरण, जिससे चर्च की शक्ति कमजोर हुआ। छठा, शक्तिशाली राजतंत्र का उदय। इटली 5 भागों में बटा हुआ था। युग का शिशु मैकियावेली को युग का शिशु कहा गया है, चाइल्ड के रूप में मैकियावेली। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है, क्योंकि वह इतिहास के एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर में पैदा हुआ था जहां इटली 5 भागों में विभाजित था, परंतु फ्लोरेंस यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र था, जहां मैकियावेली पैदा हुआ था, और इटली के पड़ोसी राज्य इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में शक्तिशाली राजाओं का उदय हो गया था। इसीलिए मैकियावेली के विचार में इटली का एकीकरण सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जनरेशन ऑफ पब्लिक स्पिरिट। इसीलिए इटली के एकीकरण का विचार राष्ट्रवादी विचार की आधारशिला रखता है। उसने कहा, इटली की एकता में 2 बाधाएं हैं, एक में शक्तिशाली चर्च, दूसरा फ्रांस स्पेन जैसी बाहरी राज्य। पुनर्जागरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसने मानव स्वभाव का आनुभाविक इम्पेरिकल चित्रण किया और यूनानी युग में विद्यमान तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स विचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि यूनानी युग में व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के अंश के रूप में दिखाया गया था, जहां व्यक्ति सद्गुणी नैतिक जीवन यापन करेगा। मैकियावेली ने इसका ठीक उल्टा बताते हुए कहा कि व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है, उसको संपत्ति की आवश्यकता है, संपत्ति के लिए वह सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा की प्राप्ति हेतु वह निरंतर शक्ति संघर्ष में शामिल होता है। मैकियावेली ने यह भी कहा, इटली वासी अत्यधिक बुद्धिमान है, परंतु भ्रष्ट है, क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वार्थी को राष्ट्र के हितों के ऊपर रखते हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उसने प्रिंस में एक शक्तिशाली राजकुमार का समर्थन किया। उसने कहा कि दार्शनिक राजकुमार कभी नहीं हो सकता, अपितु राजकुमार के लिए 2 मनोवैज्ञानिक गुणों की आवश्यकता होती है, एक में शेर जैसा साहस होना चाहिए और उसमें लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। उसने कहा कि आम व्यक्तियों को नियंत्रित करने का माध्यम भय और प्रेम का सम्मिश्रण है, भय, फियर एंड लव। और उसने कहा, मानव स्वभाव से स्वार्थी हैं, इसीलिए प्रेम कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रेम जो भय द्वारा पैदा किया जाए वो अस्थायी होता है, क्योंकि प्रिंस में उसने लिखा, आम व्यक्ति राजा को छूते नहीं अपितु देखते हैं, इसीलिए उसका शक्तिशाली दिखना आवश्यक है। परंतु उसने यह भी कहा कि प्रिंस में चालाकी होनी चाहिए, जिससे अपने विरुद्ध षड्यंत्र की पहले ही पहचान कर ले। इसीलिए उसने कहा कि प्रिंस को सामंतों से सलाह लेनी चाहिए। मानव में भय, प्रेम, घृणा, अवमानना, कंटेम्प्ट, ये सब लक्षण होता है। कहाँ पर थी? प्रिंस को हमेशा सामंतों से सलाह लेनी चाहिए, परंतु उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और राज्य में उठने वाले विद्रोह के विरुद्ध उसे शेर की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली ने इन विचारों को देखते हुए सेबाइन ने कहा कि मैकियावेली का विचार अपनी परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित है, इसीलिए वह मध्यकाल में पैदा हुआ होता तो उसके विचार अलग होते, और यदि वह आधुनिक काल में पैदा होता तो भी उसके विचार भिन्न होते। इसीलिए उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। मैकियावेली के शासन कला का विचार, स्टेटक्राफ्ट।
फर्स्ट में मैकियावेली का चिंतन प्लेटो और अरस्तु जैसा दार्शनिक नहीं है, नहीं सैद्धांतिक है, अपितु यह शासन कला का विचार है। मैकियावेली के चिंतन में राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति, न्याय जैसे सैद्धांतिक मुद्दे मैकियावेली के विश्लेषण में नहीं हैं, अपितु उसका सरोकार निम्नलिखित व्यवहारिक मुद्दों से है। फर्स्ट में शासक या प्रिंस राज्य को कैसे शक्तिशाली बनाए। दूसरा, शत्रुओं से राज्य की रक्षा किस प्रकार की जाए। तीसरा, शासक साहस और चालाकी के सम्मिश्रण से स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित कैसे करे। चौथा, शासक को सैनिक कला का ज्ञान होना चाहिए और वह भाड़े की सेना पर वह निर्भर न रहे। मैकियावेली का विचार बिल्कुल कौटिल्य की भांति है, क्योंकि कौटिल्य ने भी कहा था कि शासक को साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनानी चाहिए। हैकर ने मैकियावेली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान नहीं अपितु नीति विज्ञान का निर्माण किया है, इसीलिए उसके विचारों का महत्व देश काल से बंधा हुआ नहीं है, जो केवल 15वीं शताब्दी के इटली के लिए उपयोगी हो। फोस्टर ने कहा कि मैकियावेली का प्रिंस शासन कला के शिक्षा का ग्रंथ है और जिस प्रकार कारपेंटर को मेज बनाने के लिए एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार शासन कला के ज्ञान के लिए प्रिंस एक शिक्षा का ग्रंथ है, जिसका महत्व सदैव बना रहेगा। ए मोरल पॉलिटिक्स, नैतिकता से तटस्थ राजनीति, रीत, शाश्वत नैतिक व्यवस्था। प्लेटो अरस्तु सार्वभौमिक नैतिकता के विचार के समर्थक थे, जिसका अभिप्राय है प्रत्येक परिस्थिति में नैतिक सद्गुणी जीवन जीना अनिवार्य है, इसीलिए जीवन में पवित्र साध्य के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। और मध्यकाल की ईसाई नैतिकता में इसी विचार को स्वीकार किया गया, परंतु मैकियावेली पश्चिमी युग का पहला विचारक है जिसने राजनीति एवं नैतिकता के बीच विभाजन किया और उसके अनुसार राजनीति में प्रिंस का कार्य राज्यों की सुरक्षा बनाए रखना है, राज्यों को शक्तिशाली बनाना है, जिसके लिए प्रिंस किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है। मैकियावेली ने सीजर बोर्जिया का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने निकट संबंधियों को भी हत्या कर दिया, इसीलिए राज्यों के कार्यों का या प्रिंस के कार्यों का नैतिक मूल्यांकन संभव नहीं है। उसने यह कहा कि प्रिंस के लिए समय और परिस्थिति के अनुसार नैतिकता के मायने परिवर्तित हो जाएंगे, जैसा कि कौटिल्य ने कहा कि साम, दाम, दंड और भेद का प्रयोग परिस्थितियों के अनुसार होगा। मैकियावेली नैतिकता की विरोधी नहीं है, ऐसा बर्लिन ने कहा, क्योंकि राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए प्रिंस नैतिक साधनों को भी सहारा ले सकता है। मैकियावेली नैतिकता का विरोधी नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति के लिए नैतिक होने का समर्थन करता है और उसने बार बार कहा कि व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, इसीलिए वह इटली में राष्ट्रवादी भावना फैलाना चाहता था। मैकियावेली का यही विचार आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गेनथाउ के द्वारा प्रयोग किया गया, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का पिता कहा जाता है। इसीलिए लियो स्टार्स ने मैकियावेली को दुष्टता का शिक्षक कहा है, टीचर ऑफ ईविल। प्रिंस में लिखते हुए मैकियावेली ने कहा, मैंने एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया है जिस पर आज तक कोई नहीं चला है। एमोरल पॉलिटिक्स मतलब नैतिकता अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति नैतिकता से तटस्थ है। एंटी मोरल मतलब नैतिकता विरोधी है। मोरल मतलब व्यक्ति और शासन, व्यक्ति में सत्य, अहिंसा और शासन शक्ति, सुरक्षा, सद्गुण। जिस पर आज तक कोई नहीं चला है। इसीलिए मैकियावेली ने प्रिंस में लिखते हुए कहा कि शासक का सद्गुण वर्चू दार्शनिक होना नहीं है, जैसा कि प्लेटो मानता है। और मैकियावेली ने कहा, इस प्रकृति में कोई शाश्वत नैतिक व्यवस्था विद्यमान नहीं है। उसने प्रिंस में लिखते हुए कहा कि एक नाविक तूफान के कारण समुद्र में डूब जाता है और किसी प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है,
इसमें न तो किसान का दोष है और न ही नाभिक का। उसने सद्गुण और भाग्य का उदाहरण देते हुए यह कहा कि शासक के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी, अपितु वह अपनी शक्ति के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर सकता है। जिस प्रकार किसी उफनती नदी पर बांध बनाकर नदी के प्रवाह और वेग को रोका जा सकता है, मैकियावेली ने कहा, सामान्य व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वह डरपोक फियर होता है। इसीलिए उसने कहा कि ईश्वर का भय शासक के भय से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है और आम व्यक्ति नैतिक व्यवस्था में विश्वास रखता है और धर्म से भयभीत होता है। इसीलिए वो परिस्थितियों का दास बन जाता है और भाग्य फॉर्चून के अनुसार अपना जीवन जीता है। क्योंकि उसने पुनः ये उपमा देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक महिला पुरुष को रिझाने का प्रयास करती है, ठीक उसी प्रकार भाग्य की देवी एक महिला है जो सद्गुण के पीछे चलती है। इसीलिए शासक में प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति को अपने वश में करने की क्षमता होनी चाहिए। सेकुलर पॉलिटिक्स, पंथ निरपेक्ष राजनीति। फर्स्ट में मैकियावेली ने यूनानी युग की नैतिक राजनीति, तत्व मीमांसा के विचार तथा मध्यकाल के धर्म प्रधान चिंतन को एक झटके में खारिज कर दिया और उसने कहा कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य सुरक्षा, शक्ति और संपत्ति अर्जित करना है, जो भौतिकवादी चिंतन है। उसने पहली बार राज्य और चर्च के कार्यों को अलग कर दिया और यह कहा, चर्च का दायित्व धार्मिक कार्यों का संपादन है, जबकि राज्यों का सरोकार भौतिक, लौकिक और पंथ निरपेक्ष है। इसीलिए चर्च राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए मैकियावेली ने आधुनिक युग के पंथ निरपेक्ष राज्य का आधार रख दिया, जहाँ यह स्वीकार किया जाता है कि राज्यों का सरोकार भौतिक या सांसारिक विषयों से है। यहाँ पुनः मैकियावेली का विचार कौटिल्य के समान है, जिसने यह कहा कि राजा का मूल कार्य राज्यों को शक्तिशाली बनाना है। लेकिन मैकियावेली धर्म का विरोधी नहीं था, अपितु चर्च का विरोधी था और उसने तो यह भी कहा कि शासक को राज्य के हित में धर्म का उपयोग करना सीखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक अज्ञात शक्ति का भय है और भय ही राज्य की एकता में सहायक है, परंतु शासक को कभी धार्मिक नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आलोचकों ने कहा है कि मैकियावेली के विचार में सांप्रदायिकता नहीं थे, क्योंकि वह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म को साधन बनाने पर समर्थन करता है। मैकियावेली, पहला आधुनिक विचारक सिजरार ने कहा है कि मैकियावेली राजनीति विज्ञान का गैलीलियो है। मैकियावेली ने पहली बार शक्ति को राजनीतिक केंद्र में स्थापित कर दिया। इसीलिए मैकियावेली का उद्देश्य किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश नहीं है। पार्सन्स ने लिखते हुए कहा कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र में मुद्रा का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार राजनीति में शक्ति, पावर का महत्व है। परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि मैकियावेली ने शक्ति प्राप्ति के लिए धर्म, नैतिकता सभी को साधन के रूप में महत्व दिया। उसने कहा, शासक को शेर जैसा साहसी और लोमड़ी की चालाकी का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए शक्ति का विचार मूलतः मनोवैज्ञानिक है, यह हिंसा नहीं है। वोलिन ने लिखते हुए कहा कि मैकियावेली का विचार हिंसा का अर्थशास्त्र है, एन इकोनॉमी ऑफ वायलेंस, जिसमें मैकियावेली ने कहा है कि शासक को कभी भी पहले हिंसा नहीं करनी चाहिए और नागरिकों की संपत्ति और महिलाओं पर कभी हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि शासन के लिए भय आवश्यक है, परंतु शासन के प्रति घृणा नहीं होना चाहिए। उसने यह भी कहा कि हिंसा का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए, क्योंकि हिंसा के लंबे प्रयोग से आम जनता में शासक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगी। उसने यह भी कहा कि शासक को सैनिक कला का ज्ञान होना चाहिए। यदि प्रिंस शक्तिशाली सेना का निर्माण नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए एवं वह स्वयं उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त पंथ निरपेक्ष राज्य का समर्थन राष्ट्रवादी चिंतन का आधारशिला और यथार्थवाद का आधार भी मैकियावेली ने रखा। इसीलिए उसे आधुनिक पश्चिमी विचारकों का पिता कहा जा सकता है। गणतंत्रीय शासन का समर्थन। एक में स्किनर ने लिखते हुए कहा कि मैकियावेली के विचार में गणतंत्रीय शासन का समर्थन दिखाई देता है, जिसे पुनः वह आधुनिक विचारक सिद्ध होता है। वर्की ने कहा है कि मैकियावेली ने प्रिंस के अलावा एक अन्य रचना डिस्कोर्सेज ऑन लिवी भी लिखी, जिसमें उसने गणतंत्रीय शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन की संज्ञा दी है। उसने यहाँ तक
भी उसने यहाँ तक कि कहा कि जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है। उसने गणतंत्रीय शासन का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें या इस शासन में मनोवैज्ञानिक रूप में जनता का जुड़ाव शासन से बेहतर होता है, इसीलिए राज्य की सुरक्षा बेहतर होती है। गणतंत्रीय शासन में बहुमत का प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए विद्रोह की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं और आम जनता को स्वतंत्रता भी उपलब्ध होती है। लेकिन उसने यह भी कहा कि गणतंत्रीय शासन के प्रयोग की एक अनिवार्य शर्त है कि एक में नागरिकों का स्वभाव सद्गुणी होना चाहिए, और उसने कहा था कि स्विट्जरलैंड की नागरिक सद्गुणी है जहाँ गणतंत्रीय शासन का प्रयोग संभव है। इटली की नागरिक स्वार्थी और भ्रष्ट है, लालची है, इसीलिए इटली में गणतंत्रीय शासन का प्रयोग संभव नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव एक स्वार्थी, भ्रष्ट, लालची, ये तीनों सार्वभौमिक अहमवाद, यूनिवर्सल ईगोइज्म। मैकियावेली के इन विचारों में एक विसंगति विद्यमान है, क्योंकि एक ओर वह व्यक्ति को स्वार्थी, लालची कह रहा है, दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की नागरिकों को सद्गुणी कह रहा है। क्वेश्चन, मैकियावेली का राजनीतिक दर्शन संकीर्ण रूप में स्थान विशेष और समय विशेष के लिए था। मैकियावेली इन थिंकर, एक में ऐतिहासिक भूमिका, एक में मध्यकाल से आधुनिक काल, दूसरा इटली पुनर्जागरण का केंद्र, स्थान विशेष में इटली, समय विशेष 15वीं शताब्दी, तीसरा शक्तिशाली प्रिंस का समर्थन, समकालीन में शासन कला, यूक्रेन। क्वेश्चन, मैकियावेली ने मानव मामलों स्वभाव के समझ के लिए जिस अनुभवनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है वह राजनीतिक विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, अरस्तु के क्रांतिकारियों के प्रयत्न के लक्ष्य क्रांति के उद्भव के भांति वही होते हैं जो सामान्य संविधानों के अंतर्गत अत्याचार तंत्र और राजतंत्र के होते हैं। थॉमस हॉब्स 1588 से 1679। हॉब्स आधुनिक युग, एक में वैज्ञानिक क्रांति, दूसरा वेकार्त का दर्शन, तीसरा यूक्लिड ज्यामिति, चौथा गैलीलियो गति का नियम। स्कॉलास्टिक पद्धति में धार्मिक मान्यताओं को तर्क से प्रमाणित करना। हॉब्स फर्स्ट 1600 में औद्योगिकरण और शहरीकरण, दूसरा पूंजीपति एवं मध्य वर्ग, राजा सामंत, कैथोलिक धर्म एवं समाज के अन्य धनी वर्ग, संसद, प्रोटेस्टेंट धर्म, मध्यम वर्ग का समर्थन एंड पूंजीपतियों का समर्थन। धर्म सुधार आंदोलन में प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म उदारवादी, कंट्रोल बाय चर्च, प्यूरिटन, और कैथोलिक धर्म रूढ़िवादी। हॉब्स, मैं और भय जुड़वा संतान हैं। हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के उस दौर में हुआ था जहां स्पेन में इंग्लैंड पर आक्रमण किया था और इंग्लैंड में गृह युद्ध विद्यमान था, क्योंकि राजा और संसद के बीच शक्ति और सत्ता का संघर्ष बना हुआ था। हॉब्स ने इंग्लैंड में शक्तिशाली राजा का समर्थन किया, लेकिन राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जेम्स प्रथम ने कहा था कि राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन हॉब्स गैलीलियो के गति के नियम से प्रभावित था, इसीलिए उसने कहा कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है और यह एक कृत्रिम संस्था है और दैवीय संस्था नहीं है। हॉब्स ने ज्यामिति की परिकल्पना का प्रयोग करते हुए कहा कि मनुष्य स्वार्थी है, शक्ति का आकांक्षी है, अपने यश और कीर्ति का विस्तार करना चाहता है, इसीलिए समाज में संघर्ष होना स्वाभाविक है। जहाँ व्यक्ति की आत्मरक्षा सेल्फ रिजर्वेशन खतरे में पड़ जाती है, इसीलिए व्यक्ति इस भय को दूर करने के लिए विवेक का प्रयोग करता है, जिससे एक राज्य का निर्माण किया जा सके जो सर्वोच्च शक्तिशाली होगा। और लेवियाथा 1651 में लेवियाथा में लिखते हुए उसने कहा कि राजा मृत्यु लोक का ईश्वर है और स्वार्थी व्यक्तियों को दंड के भय से नियंत्रित किया जा सकता है। आगमनात्मक मतलब वस्तुओं की दुनिया, विचारों की दुनिया मतलब निगमनात्मक। हॉब्स में भौतिक, एक फर्स्ट में समूचा विश्व भौतिक वस्तु है, दूसरा मानव शरीर भौतिक तत्व है, तीसरा व्यक्ति गतिशील है। हॉब्स में ज्यामिति, फर्स्ट में त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, दूसरा व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी या लालची है। मनोविज्ञान, व्यक्ति गति में ऐच्छिक, अनैच्छिक और इच्छाओं, विवेक में आकर्षण विकसित।
हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स ने ज्यामिति का सहारा लेते हुए प्राकृतिक अवस्था एवं मानव स्वभाव की परिकल्पना का आश्रय से किया। अभाव या अराजकता, प्राकृतिक अवस्था के अभाव या अराजकता में समाज, व्यक्ति की दूसरा राज्य, तीसरा सरकार, चौथा विधि, पांचवें न्याय और न्याय, छठा संपत्ति या सभ्यता। संघर्ष में एक बर्बर असभ्य, तीसरा अल्प या क्षणिक, चौथा जीवन ही खतरे में रहेगा। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों आवश्यक है? आत्मरक्षा, सेल्फ परसुएशन, प्रकृति परिकल्पना, हाइपोथेसिस। राजा मृत्यु लोक का ईश्वर, राजा मृत्यु लोक का ईश्वर। एक में हॉब्स में निरंकुश शक्तिशाली राजा के विचार का समर्थन किया और उसने चर्च को राज्य के अधीन माना। उसने परंपराओं प्रथाओं को खारिज कर दिया क्योंकि वह ज्यामिति और भौतिकी के तर्क को मानता है। इसीलिए राज्य के आदेश ही सबसे बड़ी विधि है। अतः राज्य विधि से भी नियंत्रित नहीं है। राज्य ही सबसे बड़ी कार्यपालिका शक्ति है और राज्य में ही सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। राज्य की इसी असीमित शक्ति के विचार को संप्रभुता कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में गृहयुद्ध को नियंत्रित करने हेतु एक शक्तिशाली निरंकुश राजा की आवश्यकता थी। दूसरा, संप्रभुता के इस विचार का जन्मदाता फ्रांसीसी विचारक बोंदिन है, जिसके विचार में एक विसंगति विद्यमान है, क्योंकि संप्रभुता के सर्वोच्च शक्ति के समर्थन के बावजूद उसने संप्रभु शक्ति पर नैतिकता और धर्म के प्रतिबंध आरोपित कर दिए हैं, जबकि हॉब्स ने संप्रभुता को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है। इसीलिए हॉब्स ने राजा की तुलना ईश्वर से की। यह उल्लेखनीय है कि भौतिकवादी होने के कारण वह ईश्वर को नहीं मानता, परंतु राजा की शक्तियों को ईश्वर की उपमा दे रहा है। और जिस प्रकार ईश्वर असीमित अनियंत्रित शक्ति का नाम है, ठीक वैसी शक्तियाँ राजा ही की हैं। राज्य की शक्ति को संस्थागत का स्वरूप प्रदान करना। एक में हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को खारिज कर दिया और वह राज्य को मानव निर्मित यंत्र मानता है, और मैकियावेली ने भी राज्य को शक्तिशाली संस्था के रूप में चित्रित किया। परंतु सामाजिक समझौते के माध्यम से हॉब्स ने सहमति के सिद्धांत की नींव रखी थी, जो आधुनिक लोकतंत्र का मूल आधार है, ऐसा हैकर ने कहा, क्योंकि हॉब्स ने राज्य को प्राकृतिक नहीं माना, जैसा प्लेटो अरस्तु का विचार है, परंतु समझौते और सहमति के द्वारा निरंकुश राजा का समर्थन उसके विचारों में विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि समझौते के माध्यम से उसने राज्य की शक्तियों को संस्थागत बना दिया और यह भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि निरंकुश और शक्तिशाली राजा अराजकता से बेहतर विकल्प है, क्योंकि अराजकता में जीवन के अधिकार पर ही खतरा है। उसने विवेक का प्रयोग करते हुए कहा, प्राकृतिक विधि कि राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तार्किक रूप में पूर्ण कर सकता है। सेबाइन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य के द्वारा आत्मसंरक्षण तार्किक आत्मसंरक्षण के रूप रेशनल सेल्फ रिजर्वेशन में परिवर्तित हो जाएगा। उसने राजा को दैवीय नहीं माना, इसीलिए राजा भी उससे नाराज हो गया। उसने समझौते से निरंकुश राजा का समर्थन किया, इससे संसद नाराज हो गया एवं उसके भौतिकवादी विचारों के कारण पादरी पहले से ही नाराज थे। इसीलिए क्लेरेंडन ने कहा कि हॉब्स के विचारों में टोड से भी ज़्यादा जहर भरा हुआ है। हॉब्स के इन्हीं विचारों के कारण ये कहा जाता है कि उसने लोकतंत्र पर लोकतांत्रिक ढंग से हमला किया। राजनीतिक बाध्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का। फर्स्ट में राजनीतिक बाध्यता के द्वारा हॉब्स ने राज्य की उपयोगिता स्पष्ट की है, और हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, अभी तो सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के महत्व, दर्शन या सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, क्योंकि राज्य के अभाव में अराजकता उत्पन्न होगी, जहां आत्मसंरक्षण पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति के तर्क या विवेक की यह मांग है कि एक शक्तिशाली राज्य होना चाहिए। यद्यपि विभिन्न विद्वानों के बीच इस बिंदु पर मत का अंतर है कि व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए।
एक में यह कहा जाता है कि टेलर जैसे विचारक यह मानते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन व्यक्ति विवेक के कारण करता है, जबकि प्लामेंटस का तर्क है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ और भय के कारण राज्य की आज्ञा को मानता है। माइकल ओकशॉट ने इसमें संतुलन स्थापित करते हुए कहा कि राज्य के आज्ञा पालन के पीछे विवेक, शक्ति, भय सभी प्रकार के तत्व शामिल हैं, क्योंकि विवेकशील होने का अभिप्राय है कि व्यक्ति दूसरे के जीवन पर हमला नहीं करेगा, और इसी विवेक को हॉब्स ने प्राकृतिक विधि का नाम दिया है। प्राकृतिक विधि, एक में प्राकृतिक विधि में नेचुरल लॉ में, एक में लिपिबद्ध न हो, दूसरा ईश्वरीय विधि, तीसरा सार्वभौमिक विधि, चौथा लॉक। और हॉब्स में एक में विवेक, लॉ ऑफ प्रूडेंस, दूसरा शांति स्थापित करना चाहिए, तीसरा कुछ अधिकार छोड़ने के लिए इनमें समझौते करने चाहिए। यदि भय के द्वारा ही अथवा शक्ति के द्वारा ही लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता तो रूस यूक्रेन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता, अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर वापस न जाना पड़ता। इसीलिए राज्य व्यक्ति के विवेक का परिणाम है। अराजकता और शक्तिशाली राज्य के बीच किसी एक का चयन करना हो तो शक्तिशाली राज्य का चयन ज़्यादा बेहतर विकल्प है, ऐसा हॉब्स का मत है। यूनानी युग में नैतिक राज्य शिक्षा की संस्था, आधुनिक युग में वैधानिक में विवेक, भय, शक्ति और संप्रभुता। वैधानिक, दूसरा संप्रभुता, तीसरा सर्वोच्च। स्वतंत्रता का विचार, एक में हॉब्स का चिंतन आधुनिक औद्योगिक शहरीकृत समाज की उपज है, जहां व्यक्ति केंद्रित समाज का निर्माण हुआ, और हॉब्स ने भौतिक विज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया है। इसीलिए वह व्यक्ति केंद्रित समाज को अनुवादी एटोमिस्टिक समाज का नाम दिया है। अतः हॉब्स के चिंतन में परिवार और समाज जैसी कोई स्वायत्त संस्था नहीं है, अपितु समाज एक कृत्रिम संस्था है जो व्यक्तियों का योग मात्र है। उसने पुनः भौतिकी की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि व्यक्ति की गति औलिक जीवन में विद्यमान बाहरी बाधाओं का अभाव ही स्वतंत्रता है। बाहरी बाधाओं का अभाव का आश्रय राज्य सरकार की अभाव नहीं है, अपितु किसी अन्य व्यक्ति या पड़ोसी के हस्तक्षेप का अभाव है, क्योंकि राज्य और सरकार के अभाव में अराजकता होगी, जिसे वह प्राकृतिक अवस्था का नाम देता है। उसने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता का आश्रय विधि का उल्लंघन नहीं है। वाहन ने हॉब्स के इस विचारों पर विद्यमान विरोधाभास को व्यक्त करते हुए कहा कि निरंकुश राजा के अंतर्गत स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे संभव है, और हॉब्स के चिंतन को देखने से लगता है कि व्यक्ति के समक्ष या तो गहरी खाई में गिरने का विकल्प विद्यमान है अथवा गहरे सागर में डूबने का खतरा है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन खतरे में, परंतु राज्य निरंकुश और शक्तिशाली है, जहाँ स्वतंत्रता की कल्पना करना कठिन है। हॉब्स के विचारों में स्वतंत्रता और शक्ति की तुलना में शक्ति का विचार ज़्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। प्लेटो का राज्य में नैतिक शिक्षा, अश्लील सामग्री पर प्रतिबंध, संपत्ति नहीं होगी, फांसीवाद, नैतिक फासिस्ट मुसोलिनी, हिटलर, नाजीवाद, में शिक्षा, व्यक्ति का जीवन, राज्य की भलाई, संपत्ति पर नियंत्रण। हॉब्स में राज्य वैधानिक विधि को लागू करना, लोक व्यवस्था को बनाए रखना। हॉब्स के चिंतन पर टिप्पणी करते हुए हैकर ने कहा कि हॉब्स का चिंतन फांसीवादियों जैसा सर्वाधिकारवादी राज्य नहीं है, जबकि हॉब्स का राज्य निरंकुश अथवा अधिनायकवादी, जो व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए कार्य नहीं करेगा, अपितु व्यक्ति के जीवन में आने वाले हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करेगा। व्यक्ति प्रमुख या सर्वोच्च अथवा राज्य। फर्स्ट में प्रोफेसर राजीव भार्गव ने कहा कि हॉब्स के चिंतन पद्धति ही व्यक्तिवादी इंडिविजुअल मेथडोलॉजिकलिज्म है, जिसके अनुसार उसने भौतिकी की उपमा का प्रयोग करते हुए व्यक्ति को अणु की भांति माना। इसीलिए हॉब्स के चिंतन में समाज, राज्य, व्यक्ति के द्वारा निर्मित कृत्रिम संस्थाएं हैं। हॉब्स के चिंतन में व्यक्ति की आत्मरक्षा, सेल्फ रिजर्वेशन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। नॉर्मेटिक इंडिविजुअलिज्म, इसके अनुसार यदि व्यक्ति का जीवन खतरे में हो तो व्यक्ति राज्य की आज्ञा की अवहेलना भी कर सकता है। इसीलिए हॉब्स ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया, और हॉब्स को पश्चिमी चिंतन का पहला व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है। हॉब्स व्यक्तिवादी है अथवा पूर्ण शर्तावादी है,
इस मुद्दे पर विद्वानों में मतभेद विद्वान है, क्योंकि हैकर का तर्क है कि हॉब्स का मनोविज्ञान व्यक्तिवादी है, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति गतिशील है क्योंकि व्यक्ति अपने हितों को पूर्ण करने के लिए कार्य करता है, जबकि उसकी राजनीति पूर्ण शर्तावादी है क्योंकि वह शक्तिशाली राजा का समर्थक है। परंतु हैकर ने यह भी कहा कि उसका विचार फांसीवादियों जैसा नहीं है और वह राज्य को वैधानिक रूप में सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य मान रहा है। सेबाइन ने भी उसे व्यक्तिवादी माना है क्योंकि उसके चिंतन में शक्तिशाली राज्य व्यक्ति के जीवन के रक्षा के लिए उपयोगी है। शक्तिशाली राज्य के अभाव में व्यक्ति के जीवन पर ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा और यह संयोग का विषय है कि आज भी राज्य को शक्ति का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है और जिन राज्यों में गृह युद्ध जैसी स्थिति विद्यमान है वहाँ स्वतंत्रता का विचार ही निरर्थक है और जीवन भी खतरे में है। हॉब्स पूंजीवादी या व्यक्तिवादी। एक में मैकफर्सन ने किताब लिखी है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। हॉब्स लॉक सत्यमूलक व्यक्तिवाद का राजनीतिक सिद्धांत। हॉब्स लॉक। मैकफर्सन ने हॉब्स लॉक और दोनों को पूंजीवादी विचारक कहा क्योंकि हॉब्स ने ही व्यक्तिवादी चिंतन को आगे बढ़ाकर व्यक्ति को स्वार्थी और तार्किक माना और आधुनिक औद्योगिक शहरी समाज में पूंजीपतियों की संपत्ति का समर्थन करते हुए यह विचार दिया कि जिस प्रकार व्यक्ति अपनी प्रतिभा और आकांक्षा की स्वामी है, ठीक इसी प्रकार इस प्रतिभा और क्षमता से अर्जित संपत्ति का स्वामी है। मैकफर्सन ने कहा कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में संपत्ति के बढ़ती हुई क्षमता के ही कारण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और हॉब्स लॉक जैसे विचारकों ने इसके लिए व्यक्ति को ही उत्तरदायी मान लिया और उसे स्वार्थी और लालची कहा, जबकि समाज में विद्यमान संघर्ष का मूल कारण सामाजिक आर्थिक है। हॉब्स का मूल्यांकन या पश्चिमी चिंतन में हॉब्स का योगदान। एक मैकफर्सन ने हॉब्स को पूंजीवादी विचारक माना और प्लामेंटेज ने यह भी कहा कि वह व्यक्तियों को स्वार्थी और घमंडी मानता है, परंतु वास्तविक रूप में हॉब्स के चिंतन से ही उदारवादी विचारधारा की नींव पड़ती है, क्योंकि हॉब्स ने व्यक्ति को तार्किक माना है जो उदारवाद का मूल आधार है। हॉब्स ने राज्य को दैवीय संस्था के बजाय एक उपयोगी संस्था के रूप में चित्रित किया है, जिसका विस्तार आगे बेंथम ने किया। हॉब्स को यह भी श्रेय दिया जाता है कि उसने शक्ति और हिंसा में अंतर किया और शक्ति के विचार को आगे बढ़ाते हुए या शक्ति के विचार को समर्थन करते हुए उसने कहा कि शक्ति सहमति पर आधारित होती है और सहमति के सिद्धांत को समर्थन के कारण उसे लोकतंत्र के विचार की नींव रखने वाला विचारक भी माना जाता है। क्वेश्चन। अंत में हर मनुष्य की लगातार सफलता उन चीज़ों को पाने पर है जिन्हें वह समय समय पर चाहता है। टिप्पणी करें। क्वेश्चन। व्यक्तियों में अनंत इच्छाएँ हैं। वो में कई इच्छा सुरक्षा और उसमें इच्छा सुरक्षा यानी प्रभुत्व, लालची, संघर्ष, विवेक, समझौता, राज्य सरकार। निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन। मेरे और मेरे सहमानव कैसे व्यवहार करेंगे यदि हम स्वयं को प्राकृतिक अवस्था में पाते हैं और हमारा यह व्यवहार सहजपूर्ण अनुकूलता के विषय में क्या कहेगा। हॉब्स का तर्क लाजवाब परंतु निष्कर्ष भयंकर। एक में हॉब्स ने यांत्रिक भौतिकवाद का प्रयोग करते हुए कहा कि मानव भौतिक अणुओं से मिलकर बना है और उसने भौतिकी के तर्क के आधार पर ये कहा कि जिस प्रकार भौतिकी गतिशील होते हैं वैसे ही इच्छा और विवेक के द्वारा व्यक्ति में गति पाई जाती है। उसने राजनीति सिद्धांत में ज्यामिति की भांति निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए ज्यामिति के भांति व्यक्ति के स्वभाव के संदर्भ में कहा कि व्यक्ति स्वार्थी और शक्ति का आकांक्षी है। उसकी यह मान्यता इस प्रकार है जैसे त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसी मूल मान्यता पर ज्यामिति के समूचा सिद्धांत आधारित है और यदि इस मूल मान्यता को अस्वीकार कर दिया जाए तो ज्यामिति के सभी सिद्धांतों को जलाना होगा। ज्यामिति के ही भांति हॉब्स के विचारों के ये कथन दूसरे से अंतर संबंधित है। इसलिए कहा जाता है कि हॉब्स के विचारों को अस्वीकार करना ज्यामिति और भौतिकी के सिद्धांतों को अस्वीकार करने जैसा है, क्योंकि उसका तर्क अत्यधिक कठोर है, परंतु इस तर्क से उसने निरंकुश राजा का समर्थन कर लिया, इसीलिए उसका निष्कर्ष अत्यधिक भयंकर है। जॉन लॉक 1632 से 1704।
इंग्लैंड में गृह युद्ध के समय राजा संसद के बीच संघर्ष। जॉन लॉक में शहरीकृत, दूसरा औद्योगिक, तीसरा पूंजीवाद। वैज्ञानिक क्रांति में अनुभववाद, इम्पेरिसिज्म, आँख, हाथ, जीभ, नाक, कान, अनुभववाद। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट बुक 1691। 1688 में गौरव में क्रांति, जॉन लॉक, पीटर लॉसलेट। लॉक के स्वतंत्रता का विचार। हॉब्स की चिंतन में अराजकता और शक्तिशाली राजा के बीच कोई तीसरा विकल्प उपलब्ध नहीं था, जबकि लॉक ने इस तीसरे विकल्प का निर्माण करते हुए कहा कि विधि के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है, और उसका प्रसिद्ध कथन है कि विधि स्वतंत्रता का संवर्धन भी करती है, और जिसका अभिप्राय है कि राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का विचार संभव नहीं है। परंतु लॉक ने कहा कि प्रत्येक राज्य या प्रत्येक विधि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए उपयोगी नहीं है, इसीलिए निरंकुश राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संभव नहीं है, अपितु स्वतंत्रता का विचार संविधानवाद में ही उपयोगी है, जिसका अभिप्राय है कि शासन सत्ता को सीमित किए बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। ये लेटर ऑन टू टोलरेशन में लिखते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति के अंतःकरण के विषय है, और राजा का धर्म प्रजा पालन करे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि तत्कालीन इंग्लैंड में ईसाई धर्म और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित हो गया था और राजा कैथोलिक होता था तो वह जनता से कैथोलिक हो जाने की अपेक्षा करता था, जबकि प्रोटेस्टेंट राजा आम जनता से प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाने को अपेक्षा करता था। इसी का विरोध जॉन लॉक ने किया, इसीलिए लॉक के चिंतन में व्यक्तिवादी विचार प्रभावी हो गया। पैटर्नल अथॉरिटी, राजा प्रजा, पेरेंटल अथॉरिटी, पिता पुत्र, पिता की सर्ता एवं पितृसर्तात्मक सर्ता। फर्स्ट, लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में पहली खंड में फिल्मर की पैट्रियार्क की आलोचना की, क्योंकि फिल्मर ने कहा कि राज्य या राजा का प्राधिकार ईश्वरीय है, और राजा और व्यक्ति का संबंध ठीक वैसा होता है जैसा परिवार में पिता और बच्चे के बीच का संबंध होता है। जिस प्रकार पिता बच्चे को प्रत्येक आज्ञा दे सकता है, ठीक उसी प्रकार आम जनता के लिए राजा की आज्ञा भी पिता की आज्ञा के समान है। लॉक ने यह स्वीकार किया कि समूची सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो प्राकृतिक विधि से संचालित है, और इसी प्राकृतिक विधि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान प्राकृतिक अधिकार उपलब्ध है। लॉक ने प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए पहली बार सभी व्यक्तियों के बीच समानता का अधिकार का समर्थन किया, और उसके अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति समान है तो बिना दूसरे के सहमति से किसी को भी आदेश नहीं दिया जा सकता। लॉक ने फिल्मर के प्राकृतिक अधीनता नेचुरल सब्जेक्शन के विचार को अस्वीकार करते हुए कहा कि पिता और बच्चे के बीच का संबंध राजा और प्रजा के संबंध से अलग है, और पिता बच्चे को इसलिए आदेश देता है कि बच्चा अल्पवयस्क है, जबकि प्रजा और राजा के बीच इस प्रकार का संबंध नहीं है। इस विचार से लॉक ने राजतंत्रीय शासन के मूल आधार को ही हिला दिया, जो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में क्रांति का मूल आधार बन गया, जहाँ से संविधानवाद की शुरुआत हुई। इसलिए जॉन लॉक को क्रांतियों का विचारक कहा जाता है। लॉक के विचार में संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फर्स्ट में लॉक ने अमेरिकी संविधान निर्माताओं जेफरसन और मैडिसन को प्रेरणा दी, जिन्होंने पहली बार विश्व को एक लिखित संविधान दिया, और लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में संविधान में शामिल किया। हॉब्स के चिंतन में एक विरोधाभास विद्यमान है, क्योंकि उसने सहमति के सिद्धांत का सहारा लेते हुए भी एक निरंकुश राजा का समर्थन किया, जबकि लॉक ने सहमति के सिद्धांत को तार्किक आधार दे दिया और राज्य की शक्ति को सीमित और संवैधानिक बना दिया। राज्य की शक्ति सीमित होगी, इसका निम्नलिखित अभिप्राय है। एक में राज्य लोक व्यवस्था बनाए रखेगा, दूसरा समझौते की स्वतंत्रता बनाए रखेगा, तीसरा विदेशी शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करेगा। लॉक ने राज्य के पितृसत्तात्मक विचार का जोरदार विरोध किया, क्योंकि यदि राज्य पिता की भूमिका में होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा होगा।
लॉक का राज्य अहस्तक्षेपवादी लीजर ऑफ फेयर है, जिसका अभिप्राय है कि राज्य के आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का संचालन व्यक्ति का दायित्व है। लॉक के राज्य को रात्रि प्रहरी नाइट वॉचमैन की राज्य रात्रि प्रहरी की राज्य कहा जाता है। लॉक ने राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और उसने सरकार के 3 अंगों का उल्लेख किया है। शक्ति पृथक्करण में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संधि में संघ निर्मात्री शक्ति, फेडरेटिव पावर। फर्स्ट में इंग्लैंड फ्रांस का समझौता, दूसरा विदेशी राज्यों के साथ कोई समझौता होगा, वह फेडरेटिव पावर कहलाता है। यद्यपि लॉक की शक्ति पृथक्करण में विद्यमान विसंगति को मोंटेस्क्यू ने दूर किया, जिसने कहा सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। लॉक ने सरकार की शक्तियों को सीमित करने हेतु क्रांति का विचार भी दिया, क्योंकि यदि सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे सरता से बाहर किया जा सकता है। संविधानवाद का जो विचार जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया, वर्षों बाद भी यह विचार समूचे विश्व में प्रभावी बना हुआ है, जो उसके विचारों की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। लॉक व्यक्तिवादी उदारवादी। 1 में लॉक ने हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन किया, और वह पहला पश्चिमी विचारक है जिसने प्राकृतिक अधिकार सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। और उसने कहा कि व्यक्ति को जन्मजात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। इसी को दोहराते हुए अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन ने कहा कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता प्राप्त करने का अधिकार है। लॉक ने जीवन के अधिकार का अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक अंग से लेकर व्यक्ति की सभी प्रकार की प्रतिभाओं और क्षमताओं को शामिल किया, और व्यक्तिवादी होने के नाते वह यह मानता है कि व्यक्ति के शरीर, प्रतिभा और क्षमता पर व्यक्ति का ही नियंत्रण है। उसने मृत्यु के श्रम सिद्धांत, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का आधार रखते हुए कहा कि व्यक्ति जिस भी प्राकृतिक वस्तु में अपनी प्रतिभा और क्षमता मिला देता है, वह उस व्यक्ति की ही हो जाती है। अतः संपत्ति का अधिकार जीवन के अधिकार का विस्तार है, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति व्यक्ति की प्रतिभा है और क्षमता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत उसने धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया, और उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था निर्धारित करने का भी अधिकार है, और संपत्ति के बिना स्वतंत्रता का विचार निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि लॉक का सामाजिक समझौता प्राकृतिक अधिकारों का रक्षा के लिए हुआ है, और इस प्राकृतिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग संपत्ति का अधिकार है। इसीलिए संपत्ति की सुरक्षा सामाजिक समझौते का मूल उद्देश्य है। जेम्स टूली ने कहा कि लॉक के संपत्ति का आशय व्यापक है, क्योंकि उसने व्यक्ति के जीवन को ही सबसे बड़ी संपत्ति का यही विचार रॉबर्ट नोजिक ने दोहरा दिया, जिन्होंने 1974 में स्टेट एनार्की और यूटोपिया नामक किताब लिखी, जिसमें इन्होंने सेल्फ ऑनरशिप थ्योरी, आत्मस्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉक पूंजीवादी या संविधानवाद का समर्थक। 1 में मैकफर्सन ने हॉब्स और लॉक दोनों को पूंजीवादी विचारक माना है, जो संपत्तिशाली वर्ग के अधिकारों के प्रवक्ता हैं। इसीलिए राज्य और सरकार का निर्माण करना चाहते हैं कि नए पूंजीपति वर्ग की संपत्ति बची रहें, और इनका प्राकृतिक अधिकार मूलतः पूंजीपतियों का ही अधिकार है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में समाज में अत्यधिक विषमता व्याप्त थी। मैकफर्सन ने कहा कि लॉक संविधानवाद का निर्माता नहीं है। उसने यह भी कहा कि लॉक ने संपत्ति के अधिकारों पर जो प्रतिबंध आरोपित किए हैं वो भी निरर्थक हैं। यह उल्लेखनीय है कि लॉक ने संपत्ति के अधिकारों पर 2 प्रतिबंध आरोपित किया था। 1 में व्यक्ति को संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए, दूसरा संपत्ति दूसरे के लिए भी छोड़ देना चाहिए। मैकफर्सन ने कहा कि दोनों प्रतिबंध आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि कारखानों, करेंसी और सोने चांदी जैसे संपत्ति के नए रूपों का उद्भव हुआ है, जिनका विनाश नहीं हो सकता। इससे यह भी प्रतीत होता है कि आधुनिक पूंजीवादी विचारक भूमि आधारित संपत्ति को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन पूंजीपतियों की असीमित संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थे। यद्यपि जेम्स टूली ने पुनः इन विचारों को नहीं माना, और उन्होंने कहा कि लॉक ने कर आरोपित करने के अधिकार को समर्थन किया है।
लॉक लोकतंत्र, लॉक लोकतंत्रवादी या पूंजीवादी। एक में लॉक ने प्राकृतिक विधि का विचार देते हुए व्यक्तियों के बीच समानता का समर्थन किया है। सामाजिक समझौते से यह भी माना कि राज्य सरकार का निर्माण व्यक्तियों के समझौते का परिणाम है। लॉक के ने निरंकुश शासन का विरोध करते हुए संविधानवाद का समर्थन किया है, जो आज की भी लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। इसीलिए मैकफर्सन ने कहा कि लॉक के लोकतंत्र के विचारों का बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता अथवा उसे अलोकतांत्रिक कहना कठिन है। मैकफर्सन ने लिखा, लॉक के लोकतंत्र का विचार लोकतंत्र का संरचनात्मक या प्रोटेक्टिव मॉडल है, जिसके अनुसार निरंकुश शासन और तानाशाही से लॉक आम जनता के संरक्षित कर रहा है। मैकफर्सन ने कहा कि पूंजीवाद और लोकतंत्र का विचार एक साथ समायोजित नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र का मूल मर्म व्यक्ति के सृजनात्मक क्षमता का विकास है। मैकफर्सन ने कहा कि व्यक्ति में दो क्षमताएं होती हैं, एक में सृजनात्मक क्रिएशनिस्ट, दूसरा शोषणकारी एक्सप्लॉयटेशनिस्ट। एक में पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की शोषणकारी क्षमता को भी बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि पूंजीपति के पास केवल संपत्ति अर्जन में व्यस्त होता है, जबकि श्रमिकों के पास व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त साधन नहीं होता। मैकफर्सन ने कहा कि व्यक्ति को पूंजीवाद ने उपभोक्ता बना दिया है। लॉक विरोधाभासों का विचारक। एक में सेवाइन ने लॉक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके विचारों में अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं, क्योंकि लॉक का विचार मध्यकालीन विचारक रिचर्ड हुकर के इक्लेस्टिकल पॉलिटी से अत्यधिक प्रभावित है, जिन्होंने कहा कि यह विश्व ईश्वर और प्राकृतिक विधि से संचालित है। यह संयोग का विषय है कि लॉक अनुभववादी होने के बावजूद मध्यकालीन परंपराओं को मानता है। इसीलिए कहा जाता है कि लॉक के चिंतन में हॉब्स के जैसा तर्क नहीं है, अपितु वह कॉमन सेंस का विचारक है। C.L. वेफर ने लॉक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह मध्यकालीन परंपरा का अंतिम महान प्रवक्ता है, जबकि एक महान आधुनिक परंपरा का पहला प्रवक्ता है, जो उदारवाद है। निष्कर्ष, तार्किक विरोधाभास के बावजूद समकालीन विश्व में उदारवादी विचारधारा ही सर्वाधिक प्रभावी है, जिसका प्रतिपादक जॉन लॉक था। योगांक प्रगांक का अनुभविक मतलब अनुभव से पूर्व। J.S. मिल क्वेश्चन कहा जाता है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। लॉक के हैं J.S. मिल 1866 से 1872। बेंथम। उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगी मतलब सुख प्रदान करता है, सुख दुख, दूसरा समाज का सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, बहुमत के सुख, यस नो। उपयोगितावाद उदारवाद के नई दिशा। बेंथम ने उदारवादी विचारधारा के पिता जॉन लॉक के समूचे विचार को आमूल रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि जॉन लॉक का उदारवाद सामाजिक समझौते, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक विधि पर आधारित है। बेंथम ने इन सभी को अस्वीकार करते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य अधिकतम सुख की प्राप्ति है। इसीलिए बेंथम ने उदारवादी चिंतन को सुख दुख के साथ जोड़ दिया। अतः बेंथम ने कहा, अधिकार उपयोगी है क्योंकि सुख प्रदान करता है, राज्य उपयोगी है क्योंकि सुख प्रदान करता है, राज्य उपयोगी है क्योंकि सुख को बढ़ाता है। अतः सुख ही जीवन का मूल साध्य है, जिसके आधार पर सभी कार्य को औचित्यपूर्ण सिद्ध किया जा सकता है। इसीलिए जीवन में परिणाम का महत्व ज़्यादा होता है और सुख का मात्रात्मक है, जिसका अभिप्राय है कि यह सुख भौतिकवादी है। बेंथम उदारवादी है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। एक में व्यक्ति को इकाई मानता है, अतः इसके चिंतन में व्यक्ति प्राथमिक है। दूसरा, वह राज्य सरकार को व्यक्ति के द्वारा निर्मित कृत्रिम संस्था मानता है। तीसरा, व्यक्ति के अधिकारों का समर्थक है। J.S. मिल में जेम्स यूनानी युग नैतिकता। डी टॉकमिले दोस्त हैरियट टेलर से प्रभावित था। J.S. मिल ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्री। J.S. मिल स्वतंत्रता का मसीहा। मिल बेंथम के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था, इसीलिए मिल के चिंतन का आशय उपयोगितावाद से होता है। उसने यह भी कहा है कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति है, परंतु मिल के विचारों पर यूनानी युग के नैतिकवादी चिंतन का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है, जहां उसने कहा कि व्यक्ति के
सुख दो प्रकार के होते हैं, आत्मिक सुख या आंतरिक सुख, नैतिक या उच्च या मानव का सुख सुकरात। दूसरा भौतिक सुख या बाह्य या निम्न, पशु का सुख, शारीरिक प्लीजर, मूर्ख बेंथम बार्लापाल। मानव का सुख सुकरात, जेस मिल, विद्वान हैप्पीनेस। मिल ने कहा सुख मात्रात्मक के अलावा गुणात्मक भी होते हैं, इसीलिए उसका प्रसिद्ध कथन है कि एक असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। सुकरात असंतुष्ट इसलिए है क्योंकि उसका सुख नैतिक और आत्मिक है, जिसकी गणना संभव नहीं है, जबकि मूर्ख का सुख शारीरिक और भौतिक है, जिसकी गणना की जा सकती है। मिल का विचार हमबोल्ट से प्रभावित प्रतीत होता है, जिसने कहा कि आधुनिक विश्व में शारीरिक और भौतिक बाह्य विकास प्राथमिक हो गया है, जबकि आंतरिक विकास या नैतिक विकास मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। मिल का तर्क है कि पशु केवल शारीरिक सुख प्राप्त करता है, इसीलिए हम पशु से नहीं पूछ सकते, परंतु मानव उच्चतर एवं निम्नतर दोनों प्रकार के सुख प्राप्त करता है, इसीलिए व्यक्ति से पूछा जा सकता है। और मिल ने यहाँ तक कह दिया कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन है। मिल व्यक्तिवादी है और उसने पहली बार आधुनिक युग में व्यक्ति की वास्तविक स्वरूप का चित्रित किया, क्योंकि हॉब्स भी व्यक्तिवादी है, परंतु उसका मूल उद्देश्य जीवन की रक्षा है। लॉक भी व्यक्तिवादी है, परंतु वह संपत्ति का रक्षा करना चाहता है, इसीलिए बेंथम भी व्यक्तिवादी है, जो सुखों की प्राप्ति को सर्वोच्चता प्रदान करता है। लेकिन मिल पहला व्यक्तिवादी उदारवादी है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास को साध्य मानता है। एक में स्वतंत्रता के पक्ष में मिल के तर्क, एक में मिल ने एस्से ऑन लिबर्टी में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्ति में स्वतंत्र चिंतन की क्षमता विद्यमान है और वह अपने मन और शरीर का स्वामी है, इसीलिए उसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और वह सेंसरशिप रोकना उल्लिख प्रतिबंध सेंसरशिप का विरोधी है और यह मानता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र में योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का विचार लागू होता है, जिसका अभिप्राय है विभिन्न विचारों के बीच संघर्ष से जो विचार जीवित रहेगा वही सत्य विचार है। मिल ने कहा किसी व्यापारी के घर के सामने उसे सार्वजनिक रूप में चोर कह देना भी आज़ादी है। यद्यपि उसने हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं किया, उसने तो यहाँ तक कहा कि यदि कोई व्यक्ति समूचे सभ्यता के खिलाफ बोले तो भी उसे बोलने दिया जाना चाहिए, जिसका अभिप्राय है समूचा समाज एक व्यक्ति की आवाज़ को दमन नहीं कर सकता। उसने ऐतिहासिक उदाहरणों का सहारा लेते हुए ये कहा है कि बहुमत समाज के द्वारा सुकरात को जहर दे दिया गया, ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ा दिया गया, जबकि ये सत्य के मार्ग पर थे। मिल ने कहा कि स्वतंत्रता में असहमति और मतभेद सदैव विद्यमान होता है और स्वतंत्रता के लिए खतरा तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति यह दावा कर दे उसी एक का विचार एकमात्र सत्य है, अमोघ इनफॉलिएबल। जबकि मिल ने कहा कि कोई भी विचार या शक्ति एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, जो भारतीय दर्शन में जैन धर्म के एकांतवाद की विचार से स्पष्ट किया गया है। मिल ने स्वतंत्रता के महत्व को वर्णित करते हुए कहा कि इसके द्वारा व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है और व्यक्ति के विकास ही समाज के विकास की गारंटी है। मिल का यह विचार प्लेटो जैसा प्रतीत होता है, जिसमें उसने कहा था कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से होता है। समकालीन विचारक बर्लिन मिल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हैं, जिन्होंने कहा कि मूल एकलवाद स्वतंत्रता का विनाश करता है, वैल्यू मोनिज्म, जबकि मूल बहुलवाद वैल्यू प्लुरलिज्म स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है और विकास करता है। मूल एकलवाद में वैल्यू मोनिज्म में फांसीवाद मार्क्सवाद प्लेटो, मूल बहुलवाद में वैल्यू प्लुरलिज्म में उदारवादी लोकतंत्र। बर्लिन ने कहा कि मिल की स्वतंत्रता का विचार नकारात्मक है, परंतु क्रिश्चियन ने कहा कि मिल की स्वतंत्रता का विचार सकारात्मक है। मिल की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार। एक में मिल ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार का उल्लेख किया है, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, समूह एवं संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता को उसने 2 भागों में विभाजित किया है, निजी कार्य जिनका सरोकार केवल व्यक्ति
केवल व्यक्ति के जीवन से है, जिसे वर्तमान समय में निजता का अधिकार भी कहा जाता है। इसीलिए वैवाहिक संबंध में कपड़े पहनना, अपने मोबाइल व्हाट्सएप का प्रयोग की स्वतंत्रता व्यक्ति के निजी जीवन का अधिकार है, जिसमें राज्य के हस्तक्षेप को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने पुट्टास्वामीवाद में कहा है। परंतु मिल ने हार्म प्रिंसिपल दूसरे को प्रभावित करने वाले कार्य का समर्थन करते हुए कहा कि यदि किसी के कार्य दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप हो रहा है तो उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जाएगा। इसीलिए कार्य के क्षेत्र में व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, जबकि वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में हानि का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसीलिए मिल का प्रसिद्ध कथन है, किसी मानव की कार्य स्वतंत्रता में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने में मानव जाति के जिस एकमात्र उद्देश्य से औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है वह है आत्मरक्षा। अतः मिल के विचारों से स्वतंत्रता नकारात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप उसे अच्छा बनाने के लिए या नैतिक बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, जैसा रूसो मानता है, अपितु व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप इसलिए किया जाएगा क्योंकि वह दूसरे व्यक्तियों के समान स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर रहा है। यद्यपि वेपर ने लिखते हुए कहा कि मिल की कार्य की स्वतंत्रता में एक विरोधाभास विद्यमान है, क्योंकि मिल ने ऑन एसे ऑफ लिबर्टी में एक पुल की उपमा दी है, जिसमें वह व्यक्ति के जीवन में इसलिए भी हस्तक्षेप करता है कि उस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान नहीं है। जहाँ मिल का विचार रूसो जैसा प्रतीत होने लगता है, क्योंकि रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति का स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। बार्कर ने मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता कहा, क्योंकि बार्कर का तर्क है कि मिल ने निजी जीवन में स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जबकि ऐसे कार्य जो दूसरे को हानि पहुंचाते हैं उसमें हस्तक्षेप का समर्थन किया है। जबकि वास्तविक रूप में व्यक्ति के निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच ऐसा विभेद करना ही कठिन है। उदाहरण के लिए मिल ने कहा, शराब पीना व्यक्ति के निजी जीवन का ही भाग है, परंतु व्यक्ति अणु नहीं है, क्योंकि वह समाज में रहता है और वह परिवार का सदस्य है, समाज का सदस्य। इसीलिए व्यक्ति के प्रत्येक कार्य समाज को प्रभावित करेंगे। इसीलिए व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप संभव है, इसीलिए उसकी स्वतंत्रता खोखली है। उदारवादी होने के नाते मिल व्यक्ति को समाज में से अलग थलग अणु के रूप में देखता है। इसीलिए बार्कर ने मिल के व्यक्ति को अमूर्त व्यक्तिवाद कहा, जिसका अभिप्राय है कि मिल ने वास्तविक व्यक्ति का चित्रण नहीं किया जो परिवार और समाज का सदस्य होता है। परंतु मिल की यह आलोचना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मिल ने कहा है कि किसी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को शराब पीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके सार्वजनिक कर्तव्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसने यह भी कहा कि युद्ध और आपातकाल के समय स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। मिल के विधि स्वतंत्रता और बहुमत की निरंकुशता टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी फर्स्ट में उदारवादी होने के नाते मिल ने भी यह कहा कि विधि एवं राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का महत्व नहीं है। इसीलिए विधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति को छीना नहीं जा सकता। मिल ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया है, जिससे यह भी स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्रत्येक विधि के अंतर्गत संभव नहीं है। स्वतंत्रता के लिए निरंकुश या तानाशाही राज्य की विधि व्यर्थ है। परंतु मिल ऐसा पहला विचारक है जिसने यह देखा कि लोकतांत्रिक संवैधानिक शासन में भी स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। यहाँ वह डी टंकाविले की किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिका से अत्यधिक प्रभावित था, जहाँ टंकाविले ने कहा कि अमेरिका में संविधानवाद होने के बावजूद स्वतंत्रता खतरे में है, क्योंकि वहाँ बहुमत की निरंकुशता विद्यमान है, जहाँ किसी विरोध, मतभेद और असहमति का दमन कर दिया जाता है, और उससे भी बढ़कर बहुमत समाज मोरल पॉलिसिंग और सेंसरशिप करता है। मिल के लोकतंत्र या प्रतिनिधि सरकार का विचार किताब प्रतिनिधि शासन सरकार बाय मिल। इंग्लैंड में बेंथम ने लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत सूत्र का आधार रख दिया, और बेंथम ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत हो या मत का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, और लोकतंत्र मात्र एक ऐसा शासन है जहां बहुमत को सुख प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बेंथम ने कहा कि सांसदों को वेतन भत्ते प्राप्त होने चाहिए, गुप्त मतदान होनी चाहिए, और उसने लॉर्ड सभा का विरोध इसलिए किया कि यह एक
व्यक्ति का मत सिद्धांत को प्रतिकूल है। यद्यपि बेंथम महिलाओं के मतदान के अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहता और उसने कहा कि महिलाओं ने मतदान के अधिकार की मांग ही नहीं की है। इसीलिए बेंथम एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत मूलतः एक पुरुष और एक मत का सिद्धांत है। मिल ने बेंथम के लोकतंत्र के विचार को झूठा लोकतंत्र का विचार कहा, क्योंकि लोकतंत्र का मर्म बहुमत का शासन नहीं अपितु स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा है। प्रतिनिधि सरकार के संबंध में उसने लिखते हुए कहा कि इसमें सक्रिय जागरूक नागरिकों की अपेक्षा की जाती है, जबकि तानाशाही शासनों में व्यक्ति को निष्क्रिय दास एवं सेवक के रूप में स्वीकार किया जाता है। मिल ने कहा कि प्रतिनिधि शासन में भागीदारी का मूल उद्देश्य एक अच्छे नैतिक नागरिकों का निर्माण है। उसने यूनानी युग के तर्क को दोहराते हुए कहा कि चरित्र का विकास चरित्र के प्रयोग से होता है। मिल ने कहा कि लोकतंत्र जीवन शैली है, शिक्षा प्रणाली है, जहाँ व्यक्ति समुदाय की भलाई के लिए कार्य करेगा और दूसरे के विचारों और मत का सम्मान करेगा, और लोकतांत्रिक जीवन शैली में असहमति और मतभेद को स्वीकार किया जाता है। मिल का यह विचार वाल्टेयर के कथन के भांति है, जहाँ उसने यह कहा कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, परंतु आपके बोलने के अधिकारों का आजीवन सम्मान करूँगा। मिल के मित्र लॉर्ड लोथियो ने लोकतांत्रिक जीवन शैली पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र कोई उपहार नहीं है जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सौंप दे, अपितु लोकतंत्र एक जीवन शैली का मांग करता है जिसमें कुलीन व्यक्तियों का निर्माण होता है, जहां व्यक्ति सामुदायिक भलाई के लिए कार्य करता है। मिल ने अमेरिका के उदाहरण को देखते हुए लोकतंत्र को भीड़तंत्र से बचाने का प्रयास किया, इसीलिए उन्होंने भारित मतदान वेटेज वोटिंग का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है कि पढ़े लिखे संपत्तिशाली व्यक्तियों को 5 मत प्राप्त होना चाहिए, जबकि सामान्य व्यक्ति को 1 मत दिया जाना चाहिए, तथा जो निरक्षर व्यक्ति है और पढ़ना लिखना नहीं जानता हो उसे एक भी मत नहीं दिया जाना चाहिए। मिल ने कहा चुनाव प्रणाली आनुपातिक होनी चाहिए, जिससे अल्पसंख्यकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, और उन्होंने महिलाओं के मतदान के अधिकारों को जोरदार समर्थन किया और मतदान को एक नैतिक कर्तव्य कहा, जिसका प्रयोग करते समय व्यक्ति को न्यायाधीश की भूमिका में होना चाहिए और वह इस प्रकार मतदान करे जिससे समूचे सभ्यता की भलाई हो। मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया, जिससे नागरिकों के बीच या नागरिकों में नैतिकता का विकास हो सके। मिल ने सांसदों को वेतन भत्ते प्रदान करने का भी विरोध किया, और मिल के अनुसार राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है अपितु सामाजिक सामुदायिक सेवा का पर्याय है। इसने मिल ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली की उपमा दी। मैकफर्सन ने मिल के लोकतंत्र को लोकतंत्र का विकासात्मक मॉडल माना, क्योंकि यह व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है, और लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांतकार जिसे परिचर्चात्मक डेलिबरेटिव सिद्धांत भी कहा जाता है, मिल के विचारों से प्रभावित है। महिला मतदान का समर्थन एक में सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में लिखते हुए मिल ने कहा कि समाज में महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार कुप्रथाओं और रूढ़ियों के कारण किया गया है, जबकि महिलाएं समान रूप में तार्किक और विवेकशील है। मिल ने सामाजिक विसंगति की ओर इशारा करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को कभी भी समानता नहीं दी गई या समान अवसर नहीं दिए गए। इसके बावजूद यह मान लिया गया कि वह सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करने में अकुशल है। मिल ने पुरुष और महिलाओं के बीच विषमता के विचार को व्यक्त करते हुए कहा कि शारीरिक रूप में महिलाओं पुरुष जितनी शक्तिशाली नहीं होती, और यह दुर्भाग्य का विषय है कि पुरुषों ने इस शारीरिक श्रेष्ठता का लाभ उठाकर वैधानिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। मिल ने कहा कि यह दुर्भाग्य का विषय है कि ब्रिटिश लोग अपने आप को सभ्य समझते हैं, जबकि समाज में महिलाओं का जीवन दासियों की भांति है, और आधुनिक समाज के लिए दास प्रथा एक कलंक की भांति है। ब्रिटेन में महिलाओं के जीवन का मूल उद्देश्य एक अच्छे पति की तलाश है। मिल ने कहा मानवता को समानता देने से ब्रिटेन का समाज और सभ्य होगा। स्वतंत्रता के बिना मानव जीवन दासों के भांति है, इसीलिए महिलाओं को भी समान स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जो समाज के विकास में सहायक होगा। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी रिलुक्टेंट डेमोक्रेट कुलीन तंत्रवादी एरिस्टोक्रेट वेपर ने कहा कि मिल ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, परंतु इसे सभी समाजों के अनुकूल नहीं कहा,
हाँ, मिल का विचार ऑगस्ट कोम्टे के विचार से प्रभावित प्रतीत होता है, जिन्होंने समाज का विभाजन 3 चरणों में किया था। मिल ने कहा कि एशियाई अफ्रीकी समाजों के लिए लोकतांत्रिक शासन का विचार अनुकूल नहीं है, अपितु इनके लिए बेनोवोलेंट या डिस्पोटिज्म विनम्र अधिनायकवाद ज़्यादा बेहतर है। अधिनायकवाद का आशय है जहाँ शासन लोकतांत्रिक नहीं होगा, परंतु विनम्र से यह संकेत मिलता है कि शासन आम जनता की भलाई के लिए होगा, आम जनता को सभ्य बनाने के लिए होगा, क्योंकि एशियाई अफ्रीकी समाज असभ्य एवं पिछड़े हैं, जबकि यूरोपीय समाज सभ्य और अग्रणी विकसित है। इसीलिए लोकतंत्र का प्रचार समूचे विश्व में संभव नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि मिल, रुडयार्ड किपलिंग के वाइट्समैन बर्डेन के विचार को, यानी श्वेत जातियों का गुरुत्व बड़ा दायित्व है, वाइट्समैन बर्डेन के विचार को समर्थन किया और मिल ने कहा कि असभ्य लोगों पर इस तरीके से शासन होना चाहिए कि वे दास न बने, अपितु सभ्य बने। उसने एक व्यक्ति एक मत के विचार का विरोध किया, जो लोकतंत्र का मूल सूत्र है। इसीलिए समकालीन विश्व में उत्तर उपनिवेशवादी विचारक पोस्ट कोलोनिकल जैसे एडवर्ड सैयद का मत है कि समूचा पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत एशिया अफ्रीका के प्रति पूर्वाग्रहों से भरा पड़ा है। मिल का व्यक्तिवादी विचार। मिल का व्यक्तिवादी विचार। मिल ने आधुनिक विश्व में यूनान के नैतिकवादी चिंतन को पुनर्जीवित किया। इसीलिए उसने प्लेटो के विचारों को मर्म को दोहराते हुए कहा कि राज्य समाज का मूल्य वर्थ वक्त उसमें रहने वाले व्यक्तियों के मूल्य से निर्धारित है। मिल के अनुसार यदि व्यक्ति नैतिक और चरित्रवान होंगे तो समाज और राज्य स्वाभाविक रूप में उत्तम होगा। मिल ने बेंथम के भौतिकवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया और इसीलिए कहा कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है, न कि व्यक्ति का भौतिक विकास। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए ही उसने स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया और इस मान्यता पर बल दिया और इस मान्यता को दोहराया कि व्यक्ति के विकास से ही सभ्यता का विकास होता है, जिसके लिए विचारों का मुक्त आदान प्रदान, आलोचना और असहमति आवश्यक है। मिल के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ही लोकतांत्रिक शासन का ही समर्थन किया गया। अतः समाज और राज्य का विकास भौतिक संसाधनों से नहीं होता। और मिल के इसी विचार को भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में व्यक्त करते हुए कहा कि यदि नागरिकों का चरित्र उत्तम है तो पूरा संविधान भी अच्छा हो जाएगा। पामर परकिंस ने भी कहा कि नागरिकों का मनोबल और चरित्र ही राष्ट्र का निर्माण करता है, परंतु यह दुर्भाग्य का विषय है। मिल ने एशियाई अफ्रीकी समाजों के लिए इस नैतिक विचार का समर्थन नहीं किया। व्यक्ति और राज्य के बीच समुदाय की तलाश एक में मिल उदारवादी व्यक्तिवादी है, जिसमें स्वाभाविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधानवाद के विचारों का समर्थन है, परंतु वह ऑगस्ट कोम्टे से भी प्रभावित है। इसीलिए मिल पहला उदारवादी है जिसके चिंतन में समुदाय का महत्व प्रकट होता है, क्योंकि उसने इंग्लैंड में औद्योगिकरण और शहरीकरण के स्वाभाविक दुष्परिणाम देखे। 1842 की एक रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंग्लैंड में खान में कार्य करने वाले मजदूरों की स्थिति पशुओं की भांति है। उसने अपनी किताब पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखते हुए यह स्वीकार किया कि समाज में सभी व्यक्तियों की हैसियत समान नहीं है, और वह पहला उदारवादी विचारक है जिसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सुधार का समर्थन किया है और यह स्वीकार किया कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। सेवाइन ने कहा कि मिल ने परंपरागत उदारवादी विचारों को संशोधित रिवीजन किया है और उसने पुलिस राज्य और रात्रि प्रहरी राज्य के विचार को कल्याणकारी राज्य के विचार में परिवर्तित कर दिया है। मिल ने कहा कि राज्य का कार्य केवल लोक व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, अपितु शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना, मजदूरों के काम के घंटों का निर्धारण, वृद्धावस्था पेंशन राज्य के महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य हैं। राज्य के इस कल्याणकारी स्वरूप के समर्थन के कारण मिल ने समाजवाद का बीज बो दिया और इंग्लैंड में बाद में आने वाले फेबियन समाजवादी मिल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित है।
क्योंकि मिल ने यह स्वीकार किया कि समाज में आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। परंतु मिल के इन विचारों में एक विरोधाभास है, क्योंकि स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए वह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यता के उत्तरजीविता के विचार को मानता है, जबकि कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हुए वह वंचितों के कल्याण को प्राथमिक मानता है। अतः व्यक्ति प्राथमिक है अथवा समुदाय, इस बात को लेकर मिल के विचारों में उलझाव है। मार्क्सवाद 1818 से 1883 इंग्लैंड में पूंजीवाद, शोषण, विषमता, आर्थिक जर्मनी है। हीगल समाज में उत्पादन, प्राइवेट प्रॉपर्टी का स्वामित्व, वितरण, भौतिक और धर्म, संस्कृति, राष्ट्र स्वतंत्रता आइडिया, व्यक्ति बड़ा है, समुदाय भौतिक तत्व बड़ा है, विचार से समाज की परिवर्तन, राज्य की भूमिका। मार्क्स के विचारों की केंद्रीय बिंदु। मार्क्स के चिंतन में समुदाय या समाज को महत्व है, व्यक्ति का नहीं। और मार्क्स ने कहा कि समाज के संचालन की मूल शक्ति अर्थव्यवस्था है। उसने हीगल के इस मान्यता को अस्वीकार कर दिया कि विचार या चेतना समाज के संचालन का मूल आधार है। हीगल ने कहा कि यह समूची सृष्टि या विश्व एक सार्वभौमिक आत्मा का विकास या परिणाम है, जबकि मार्क्स ने लिखते हुए कहा कि हीगल सिर के बल खड़ा है, क्योंकि हीगल ने समाज की व्याख्या में वैचारिक तत्वों को महत्व दिया, जबकि मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, चेतना नहीं अपितु सामाजिक परिस्थितियाँ चेतना का निर्धारण करती हैं। और हीगल के नागरिक समाज का आशय परिवार और राज्य के बीच अवस्थित एक संस्था है, जबकि मार्क्स ने समाज को मुख्यतः आर्थिक रूप में वर्णित किया। और मार्क्स के आर्थिक चिंतन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है। एक में उत्पादन के साधन, दूसरा उत्पादन के संबंध, तीसरा उत्पादन की शक्तियाँ, चौथा अतिरिक्त मूल्य। मार्क्स ने नागरिक समाज का मूल आशय उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही उसने ये उल्लेखित किया कि समाज के संचालन और निर्धारण की प्राथमिक शक्ति अर्थव्यवस्था है। उसके अनुसार इतिहास के विभिन्न कालक्रम में परिवर्तन का मूल कारण भी अर्थव्यवस्था या राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, क्योंकि सामंतवाद में उत्पादन के साधन भूमि थी, जबकि पूंजीवादी युग में उत्पादन का साधन परिवर्तित हो गया और अब फैक्ट्री, कारखाने उत्पादन के नए साधन बन गए हैं। मार्क्स ने कहा कि समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित है और पूंजीपति और श्रमिक के बीच के इसी सामाजिक संबंध का मार्क्स ने उत्पादन का संबंध कहा। और उसके अनुसार जैसे ही उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है, जब उत्पादन के साधन भूमि थे तो उत्पादन के संबंध सामंत और किसानों के बीच थे, लेकिन जैसे ही उत्पादन के नवीन साधन फैक्ट्री, कारखाने का विकास हुआ, वैसे ही पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा नामक दो नए वर्गों का निर्माण हुआ। प्लेटो ने समाज में 3 वर्ग मानता था, जबकि मार्क्स ने केवल 2 वर्गों का उल्लेख किया है। प्लेटो ने वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, जबकि मार्क्स ने कहा कि वर्ग के बीच का संबंध शोषणकारी होता है, इसीलिए सामंजस्य का सवाल ही पैदा नहीं होता, अपितु वर्गों के बीच का संबंध शोषणकारी होता है। प्लेटो ने वर्ग का विभाजन शिक्षा के आधार पर निर्धारित किया, जबकि मार्क्स के वर्ग का निर्धारण आर्थिक आधार पर है। मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक उत्पादन सामूहिक या सामुदायिक होता है, परंतु श्रमिकों के या सर्वहारा द्वारा निर्मित इस कृत्रिम विश्व में सर्वहारा ही सबसे अत्यधिक शोषित है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग का ही उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। इसने कहा कि उत्पादन के लिए कारखानों के अलावा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसे उत्पादन की शक्तियाँ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। वह इंग्लैंड के शास्त्रीय अर्थशास्त्री क्लासिकल इकोनॉमी से अत्यधिक प्रभावित था, जिन्होंने कहा कि विश्व में निर्मित प्रत्येक वस्तु की कीमत का निर्धारण उसमें लगाई गई श्रम की मात्रा और समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मार्क्स ने इसे परिवर्तित करते हुए कहा कि श्रमिकों को अपने श्रम का वास्तविक मूल्य कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता, उन्हें केवल आजीविका निर्वाहन मूल्य प्राप्त होता है, सब्सिस्टेंस वैल्यू। आयरन लॉ ऑफ वेजेज, मजदूरी का लॉ सिद्धांत बाय माल्थस। पॉलिटिकल इकोनॉमी बाय मार्क्स ने अपने क्रांतिकारी विचार देते हुए कहा कि इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित विचार विसंगतिपूर्ण है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को केवल आजीविका निर्वाह मूल्य प्राप्त होता है, उन्हें अपने श्रम का वास्तविक मूल्य कभी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था
शोषणकारी, अन्यायपूर्ण है, जिसमें किसी सुधार की संभावना नहीं है। इसका एक ही सुधार है कि इसका समूल विनाश, समूचा विनाश है। मार्क्स ने पूंजीवादी की विसंगतियों को उजागर करते हुए कहा कि मानवीय जीवन को संचालन हेतु उत्पादन एक आवश्यक कार्य है, और उसने कहा कि समाज व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए निर्मित होता है, परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण किसी वस्तु के उपयोग मूल्य के बजाय उसका विनिमय मूल्य हावी हो जाता है। पूंजीवाद किसी वस्तु के विनिमय मूल्य को ही प्राथमिकता देता है, जिसके अनुसार संपत्ति के नवीन साधन जैसे सोने चांदी का विनिमय मूल्य है, जिनका कोई उपयोग मूल्य नहीं है। इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था में वस्तु प्रियता, कमोडिटी फेटिज्म होता है, जिसमें वस्तु यानी व्यक्ति के संबंध वस्तु के द्वारा निर्धारित होने लगते हैं और अंततः व्यक्ति स्वयं ही वस्तु बन जाता है, जो पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। प्रथो की बुक द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। इसीलिए कहा जाता है कि मार्क्स के चिंतन का समूचा केंद्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। उसने राज्य सरकार जैसे प्रश्नों का विश्लेषण पर ध्यान नहीं दिया। वह पूंजीवाद में सुधार के बजाय पूंजीवाद के विनाश का समर्थक है। मार्क्स ने अपनी किताब थीसिस ऑन फायरबाख में लिखते हुए कहा कि अभी तक विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा इस विश्व के अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है, जबकि आवश्यकता इसे परिवर्तित करने की है, और यह परिवर्तन लोकतांत्रिक नहीं अपितु क्रांतिकारी होगा, कर्मिक के बजाय आमूलकारी रेडिकल होगा। मार्क्स के प्रैक्सिस का विचार। मार्क्स क्रांतिकारी के रूप में। मार्क्स ने दास कैपिटल में लिखते हुए कहा कि पूंजीवादी के कारण विश्व में अनेक प्रकार की समस्याएं और शोषण विद्यमान है, और उसके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्रांतिकारियों के लिए एक बाइबिल है, जिसमें मार्क्स का यह प्रसिद्ध कथन है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय पैरों की बेड़ियां। मार्क्स ने कहा कि रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फैरियन, सेंट साइमन कल्पना लोग की समाजवाद थे, क्योंकि उन्होंने समाज में विद्यमान आर्थिक विषमता के ठोस समाधान ढूंढने में विफल रहे हैं। इन्होंने यह स्वीकार किया कि पूंजीवादी व्यवस्था विसंगतिपूर्ण है, जबकि मार्क्स ने पूंजीवाद के विकास और इसके विध्वंस का व्यवस्थित तरीका बताया। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के विकास के साथ श्रमिकों को उत्पत्ति हुई, जो गांव छोड़कर शहरों में रहने लगे। मार्क्स ने पूंजीवाद के सकारात्मक योगदान को भी स्वीकार किया, जहां संचार और आवागमन के आधुनिक साधनों का भी विकास हुआ, और मशीनों के द्वारा उत्पादन त्वरित और अत्यधिक मात्रा में हुआ, परंतु सर्वहारा वर्ग की प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के कारण वस्तुओं की खपत नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न हुई, मजदूरों की छंटनी की गई, और अंततः उद्योगों को बंद करना पड़ा। इसीलिए मजदूरों के समक्ष दो विकल्प था, या तो वे भूख से मर जाएं, या वे क्रांति करके नए विश्व का निर्माण करें। मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की क्रांति के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का निर्माण किया था। मार्क्स ने लिखते हुए कहा कि पूंजीवाद के विनाश के बीच पूंजीवाद में ही निहित है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था के देन है, और यही सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद का विनाश करेगा। मार्क्स ने कहा कि साम्यवादी क्रांति स्वतः स्फूर्त होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, जिसका अभिप्राय है कि सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना का विकास और भौतिक परिस्थितियों के कारण होगा, और इन भौतिक परिस्थितियों का निर्माण पूंजीवादी व्यवस्था में ही संभव है। इसीलिए मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद के पूर्व साम्यवादी क्रांति संभव नहीं है। अतः कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने लिखते हुए कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग विरोधी का सरलीकरण हो गया है। चेतना, कॉन्शियसनेस में चिंतन। दूसरा विचार, मिथ्या चिंतन में फॉल्स कॉन्शियसनेस में कल्याणकारी राज्य राष्ट्रवाद का विचार। वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस में एक में पूंजीवादी शोषणकारी, दूसरा पूंजीवाद विध्वंस, तीसरा आमूलकारी परिवर्तन, रेडिकल चेंज। मार्क्स के विचार में वर्ग चेतना भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है, और मार्क्स की क्रांति अंतर्राष्ट्रीयतावादी होगी। और मार्क्स ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति एक
बुर्जुआवादी क्रांति थी जिससे शोषण समाप्त नहीं हुआ अपितु शोषण के रूप परिवर्तित हो गए। और फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों ने सामंतों से सत्ता छीन ली। परंतु मार्क्स ने कहा कि साम्यवादी क्रांति से शोषण का रूप समाप्त नहीं होगा अपितु शोषण मात्र समाप्त होगा। इसीलिए यह क्रांति अमूलकारी और वास्तविक होगी। मार्क्स की क्रांति मुख्यतः राजनीतिक है, हिंसक नहीं है। यद्यपि उसने यह भी माना है कि यदि क्रांति के लिए हिंसा करनी पड़े तो वह जायज़ है, क्योंकि पूंजीपतियों के द्वारा हिंसा के द्वारा सामंतों सत्ता छीनी गई थी। मार्क्स का साम्यवाद कम्युनिज्म। प्लेटो का साम्यवाद में एक आदर्श राज्य के निर्माण की योजना है, जबकि मार्क्स के साम्यवाद राज्य विहीन होगा। मार्क्स के मित्र एंजल्स ने लिखते हुए कहा कि साम्यवाद में राज्य विलुप्त हो जाएगा और वितर अबे जैसे पेड़ से पत्ते विलुप्त हो जाते हैं। एंजल्स ने कहा कि राज्य हंसिया और हथौड़े की भांति अजायब घर संग्रहालय में रखा जाएगा। राज्य के निर्माण का मूल कारण वर्ग विभाजन था, जो साम्यवाद में समाप्त हो जाएगा। अतः साम्यवादी समाज वर्ग विहीन समाज होगा, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति वर्ग की उत्पत्ति के साथ होती है। वर्ग के उत्पन्न होने का भी मूल कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसकी साम्यवाद में समाप्ति होगी। साम्यवादी समाज में संपत्ति पर समूचे समुदाय का नियंत्रण होगा और समाज में श्रम विभाजन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कोई व्यक्ति सुबह इंजीनियर के रूप में कार्य करेगा जबकि शाम में मछली पकड़ेगा। साम्यवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होगी। मार्क्स ने कहा कि यदि किसी प्रोफेसर के 2 बच्चे हैं और प्लम्बर के 6 बच्चे हैं तो प्लम्बर की आवश्यकता ज़्यादा है, इसीलिए उसे ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त होगी। मार्क्स का साम्यवादी समाज यूनानी युग के समाज की भांति है, जहाँ दास प्रथा के लिए कोई स्थान नहीं होगा और इस साम्यवादी समाज में धर्म की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि धर्म की आवश्यकता पूंजीवादी व्यवस्था में होती है। इसी साम्यवादी समाज में व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, क्योंकि मार्क्स ने कहा कि स्वतंत्रता का आशय व्यवस्थाओं का अंत है और पूंजीवादी व्यवस्था में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जैसे व्यक्ति को अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है जो उसके मूल स्वभाव के विरुद्ध है। इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्ग विभाजन और राज्य व्यक्ति को विवश करते हैं। साम्यवादी समाज में न कोई शासक होगा न कोई शासित होगा, क्योंकि सरकार ही नहीं होगी। इसीलिए साम्यवादी समाज में शासन या तंत्र का अभाव होगा। इसीलिए साम्यवादी समाज ही वास्तविक लोकतांत्रिक समाज होगा। जैसा रूसो का विचार था कि वास्तविक समाज में या वास्तविक लोकतंत्र में न कोई मालिक होगा न कोई मजदूर, न कोई शासक होगा न कोई शासित, न कोई मालिक होगा न कोई दास। इसीलिए मार्क्स का साम्यवाद यूनानी युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की भांति होगा। मार्क्स के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। एक में मार्क्स ने कल्पना आलोकी समाजवादियों की आलोचना की, लेकिन उसके विचारों से यह प्रतीत होता है कि साम्यवाद स्वयं एक कल्पना आलोकी विचार है, क्योंकि इसका कहीं पर भी वास्तविक प्रयोग नहीं हो पाया। और मार्क्स का यह दावा भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि इसका विचार वैज्ञानिक समाजवादी है। प्रोफेसर रणधीर सिंह ने मार्क्स के विचारों का मूल्यांकन करते हुए कहा कि मार्क्स के विचारों के 2 पक्ष हैं, एक में वैज्ञानिक, दूसरा नैतिक। परंतु मार्क्स के विचारों का मूल मर्म उसका नैतिक विचार है, जहां वह शोषण और विषमता की समाप्ति का समर्थक है। दूसरा सेबाइन ने मार्क्स का आलोचना करते हुए कहा कि यदि मार्क्स के विचारों का सबसे प्रभावी पक्ष देखना है तो मार्क्स के द्वारा पूंजीवाद की गई आलोचना है। परंतु उसके विचारों का सबसे कमजोर पक्ष साम्यवाद में दिखता है, क्योंकि वह कोई ठोस साक्षात्कार विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद। एक में पश्चिमी विचारधारा में इतिहास की पहली व्याख्या करने का पहला श्रेय हीगल को दिया जाता है, और हीगल ने कहा कि इतिहास का विकास विश्व चेतना, यूनिवर्सल स्पिरिट के विकास का परिणाम है। इसीलिए हीगल के इतिहास के विकास में विचार, चेतना, धर्म, संस्कृति का प्राथमिक महत्व है। हीगल ने कहा इतिहास के विकास का सर्वोच्च परिणाम जर्मन राष्ट्र राज्य का विकास है। इसीलिए हीगल ने कहा कि राज्य इस धरती पर ईश्वर का अवतार है। मार्क्स ने पहली बार आर्थिक इतिहास का उल्लेख किया और उसके अनुसार इतिहास के विकास का मूल कारण आर्थिक है। इसीलिए उत्पादन के साधनों में होने वाले परिवर्तन और उत्पादन के नवीन संबंधों के परिणाम स्वरूप ही इतिहास का विकास होता है। इसीलिए यह कोई ईश्वरीय या दैवीय योजना नहीं है, अपितु भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है। उसने धर्म के संबंध में लिखते हुए कहा
है कि यह पीड़ित व्यक्तियों की इच्छा है। हृदय विहीन दुनिया का हृदय है, आत्मविहीन विश्व को आत्मा है, और यह एक अफीम है। मार्क्स ने कहा कि जिस प्रकार समाज का विभाजन 2 वर्गों में किया गया है, ठीक उसी प्रकार इहलोक धरती और परलोक स्वर्ग का विभाजन किया गया है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग की जो इच्छाएं इहलोक में पूरी नहीं हो पाती, उसके लिए परलोक और स्वर्ग की कल्पना की जाती है, जहाँ व्यक्ति सभी प्रकार के पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि धर्म और ईश्वर की उत्पत्ति का मूल कारण भौतिक परिस्थिति है। मार्क्स ने कहा कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है। मार्क्स ने कहा, राज्य के द्वारा पुलिस और सेना का निर्माण ही इसीलिए किया गया है जिससे सर्वहारा वर्ग को नियंत्रित और दमित किया जा सके। इसीलिए राज्य परजीवी संस्था या शोषण की संस्था है। प्राइवेट प्रॉपर्टी और वर्ग विभाजन का परिणाम है। मार्क्स आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंतवादी युग, पूंजीवाद, सर्वहारा वर्ग को अधिनायकत्व, साम्यवाद। हीगल ने राष्ट्र राज्य को इतिहास के विकास का सर्वोच्च बिंदु माना, जबकि मार्क्स ने साम्यवादी समाज को इतिहास के विकास का सर्वोच्च बिंदु माना। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या विकासवादी और नियतिवादी दोनों है। यह इसलिए है कि साम्यवाद इतिहास के विकास की सर्वोच्च अवस्था है, और विकासवादी इसलिए है कि इतिहास की प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व की आवश्यकताओं से ज़्यादा विकसित है। और इसीलिए उसने कहा कि पूंजीवाद की अवस्था सामंतवादी समाज से ज़्यादा विकसित है, क्योंकि पूंजीवाद में स्वतंत्रता, अधिकार और लोकतांत्रिक शासन का विकास हुआ। यद्यपि मार्क्स ने ये भी कहा कि यह अधिकार केवल बुजुर्गा वर्ग को ही उपलब्ध थे, और मार्क्स स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अधिकारों का विरोधी नहीं है, अपितु इन्हें वास्तविक रूप में साकार करना चाहता है। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि दास युग, सामंतवाद और पूंजीवाद में समाज 2 विरोधी वर्गों में विभाजित है। परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मार्क्स ने समाज में वर्ग संघर्ष का बढ़ावा दिया, अपितु वह समाज में विद्यमान वर्ग विभाजन को समाप्त करना चाहता था। इसीलिए मार्क्स के इतिहास की पहली अवस्था आदिम साम्यवाद की, जहाँ न कोई वर्ग था न कोई राज्य, क्योंकि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। और इतिहास की अंतिम अवस्था साम्यवाद है, जहाँ मानव वर्गों से मुक्त होगा और सामाजिक जीवन का यापन करेगा। इसीलिए व्यक्ति वर्ग का सदस्य नहीं है, अपितु वर्ग का सदस्यता बनना उसकी व्यवस्था है। वास्तविक रूप में व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इतिहास वर्ग संघर्ष का परिणाम है। इसका यह भी अभिप्राय है कि इतिहास में होने वाला परिवर्तन कर्मिक और लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, अपितु इसके लिए क्रांति आवश्यक है। आर्थिक मानव का विचार। मार्क्स ने यह स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था अथवा भौतिक परिस्थितियाँ मानव जीवन की मूल निर्धारक शक्ति है, परंतु मार्क्स के आर्थिक मानव का विचार एडम स्मिथ अथवा पूंजीवादी विचारकों के भांति नहीं है, जहाँ व्यक्ति को स्वार्थी रूप में चित्रित किया गया। मार्क्स ने कहा, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति उत्पादन कार्यों में भागीदारी करता है, परंतु समाज में वर्ग विभाजन विद्यमान होने के कारण वह एक वर्ग का सदस्य बनने के लिए विवश हो जाता है, और यही से समाज में शोषण की शुरुआत होती है। क्योंकि सर्वहारा वर्ग को अपने श्रम का पूरा मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता, उसे केवल आजीविका निर्वाह मूल्य प्राप्त होता है, और वह वस्तु प्रियता को शिकार हो जाता है। इसीलिए उसने साम्यवाद का विचार दिया, जिसमें व्यक्ति को इस आर्थिक व्यवस्था से मुक्त किया जाएगा और व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। एक में मार्क्स के द्वारा लिखे गए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बार बार सर्वहारा वर्ग के शासन का उल्लेख किया गया है, परंतु पेरिस कम्यून की घटना में मार्क्स के विचारों में बड़ा बदलाव आया, क्योंकि पेरिस में पहली बार सर्वहारा के द्वारा स्थानीय शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया गया था, जिसे पूंजीपतियों ने पुनः उखाड़ कर फेंक दिया। इसके पीछे दूसरे प्रभाव के उल्लेख मार्क्स ने क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में किया, और मार्क्स ने लिखा कि मार्क्स का विचार अराजकतावादियों की भांति नहीं है, क्योंकि अराजकतावादी राज्य को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करते, जबकि मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के रूप में संक्रमण काल के लिए राज्य के महत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के रूप में पहली बार मजदूरों का शासन स्थापित होगा, और यह एक ऐतिहासिक
घटना होगी, क्योंकि अभी तक इतिहास में अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों पर शासन किया है, लेकिन सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के माध्यम से पहली बार बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर शासन होगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के रूप में पहली बार पूंजीवाद के बच्चे खुदचे तत्वों को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के सार्वजनिक उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होगा। कल कारखानों, बैंकिंग, रेलवे राज्य के स्वामित्व में होंगे। खान भूमि पर भी राज्य का नियंत्रण होगा। संचार के प्रमुख साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के माध्यम से प्राइवेट प्रॉपर्टी का उन्मूलन हो जाएगा, अतः समाज वर्ग विहीन होगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के किसी अवस्था को लेनिन ने समाजवाद का नाम भी दे दिया, जहां व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे कार्य के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होगी। एंजल्स ने कहा कि पूंजीवादी राज्य के विनाश की आवश्यकता होती है, जबकि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का राज्य विलुप्त हो जाएगा, तो इसकी स्वाभाविक समाप्ति हो जाएगी। यद्यपि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के नाम पर लेनिन ने साम्यवादी दल का अधिनायकत्व स्थापित कर दिया। स्टालिन ने इसे एक व्यक्ति के अधिनायकत्व के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो फिलहाल चीन में दिखाई दे रहा है, जहां सी जिनपिंग ने अपनी शक्तियों का इतना विस्तार कर दिया है कि सरकार के सभी संस्थाएं और साम्यवादी दल भी सी जिनपिंग के अधीन आ चुके हैं। भौतिक परिस्थिति और विचारों के बीच का संबंध। एक में मार्क्स ने फायरबाख की आलोचना करते हुए कहा कि उसका भौतिकवाद भद्दा भौतिकवाद या गंदा भौतिकवाद है, क्योंकि भौतिकवादी होने के कारण उसने कहा कि भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विचारों का निर्माण होता है, और जिसका अभिप्राय है कि भौतिक परिस्थितियां कारण हैं और विचार उसके परिणाम हैं। मार्क्स ने कहा कि समूचे विश्व में भौतिक पदार्थ अथवा आर्थिक पदार्थ ही समाज, राज्य और इतिहास की मूल संचालक शक्ति है, परंतु प्रत्येक भौतिक पदार्थ में गति स्वतः विद्यमान होती है। इसीलिए मार्क्स ने हॉब्स के भौतिकवादी विचारों को स्वीकार नहीं किया, अपितु वह हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से अत्यधिक प्रभावित है, जहाँ हीगल ने यह विचार दिया कि इस समूचे विश्व में अंतर्विरोध, कॉन्ट्राडिक्शन और डायलेक्टिक विद्यमान है, जो तब तक बना रहेगा जब तक इतिहास अथवा विकास की पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं होती। संवाद, सिंथेसिस, प्रतिवाद, एंटीथेसिस और विचारवाद, थेसिस, विचारवाद, थेसिस, प्रतिवाद, एंटीथेसिस, संवाद, सिंथेसिस। हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए कहा कि जर्मन राष्ट्र राज्य के विकास के साथ ही विकास पूर्ण अवस्था में पहुंच जाएगा, जहां संवाद की स्थिति होगी, और इस द्वंद्वात्मक विकास का मूल आधार विचार या चेतना है। मार्क्स ने इसी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग साम्यवाद के विकास अवलिक प्राप्ति के लिए कर दिया, जहाँ द्वंद्व पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह विकास की सर्वोच्च अवस्था होगी। परंतु मार्क्स ने कहा कि समाज और इतिहास के विकास में विचारों के बजाय भौतिक तत्वों का योगदान प्राथमिक है। मार्क्स से इतिहास एवं समाज के विकास में भौतिक परिस्थितियों का योगदान ज़्यादा है अथवा मानवीय चेतना का यह विवाद का विषय है। यहाँ मार्क्स ने फायरबाख की आलोचना करते हुए कहा कि फायरबाख का भौतिकवाद भद्दा भौतिकवाद है। मार्क्स ने मानवीय विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवन यापन के लिए भौतिक परिस्थितियाँ आवश्यक है, परंतु मानव पशु की भांति नहीं है, जो इन भौतिक और प्राकृतिक परिस्थितियों से नियंत्रित होता है, अपितु मानव इन भौतिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। इसीलिए मानव केवल एक भौतिक पदार्थों को उपभोग को करने वाला प्राणी नहीं है, अपितु सृजनात्मक है। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि व्यक्ति के प्रत्येक विचार कार्य के रूप में दिखाई देते हैं, और यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल भौतिक परिस्थितियों से ही क्रांति नहीं हो रही है, अपितु वर्ग चेतना के विकास से क्रांति हो रही है। इसीलिए इतिहास और समाज के परिवर्तन में मानव की सक्रिय भूमिका है, और भौतिक पदार्थ और विचारों के बीच का संबंध कारण कार्य का संबंध नहीं है, अपितु द्वंद्वात्मक संबंध है, जिसका अभिप्राय है कि भौतिक परिस्थितियाँ विचारों को प्रभावित करते हैं और विचारों से ही नवीन विश्व का निर्माण होता है। आलोचकों ने मार्क्स के विचारों की पूर्ण आलोचना की है, इसीलिए उसे आर्थिक अपचयनवादी कह दिया गया, और आलोचकों के अनुसार कि मार्क्स के चिंतन में केवल भौतिक और आर्थिक परिस्थितियां ही महत्वपूर्ण हैं, अन्य तत्व उसी पर निर्भर है। जबकि मार्क्स की मृत्यु के पश्चात एंजल्स ने मार्क्स का बचाव करते हुए कहा कि मार्क्स ने कभी भी आर्थिक कारणों को एकमात्र कारण नहीं माना। उसने कहा कि यूनानी युग में कला और संस्कृति का आर्थिक विकास था, जबकि आर्थिक और भौतिक परिस्थितियाँ पिछड़ी थीं। मानव की इसी सृजनात्मक क्षमता
और इतिहास समाज को परिवर्तित करने की क्षमता को ही प्रैक्सिस का विचार कहा गया है। आलोचना। मार्क्स के विचारों में एक बड़ी दार्शनिक विसंगति विद्यमान है, क्योंकि उसने कहा कि भौतिक पदार्थों में गति स्वतः होती है, उसमें निहित होती है, तो यह साम्यवाद में एक रुक कैसी जाएगी। फिर जिसमें कि आलोचक यह मानते हैं कि हीगल और मार्क्स के विचार यूरो केंद्रित है, क्योंकि हीगल और मार्क्स दोनों ने माना कि एशियाई समाज गतिहीन है। एशियाटिक मोड ऑफ पैराडिक्शन में मार्क्स ने लिखते हुए कहा कि यूरोपीय समाजों से एशियाई समाज अलग है, क्योंकि एशियाई समाज को गतिशील बनाने के लिए किसी बाह्य कारक या तत्व की आवश्यकता होगी। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि भारत में उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा पूंजीवाद लाया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवादी क्रांति होगी। परंतु उपनिवेशवाद शक्तियों ने भारत में पूंजीवाद का कोई विकास नहीं किया, जिससे मार्क्स की मान्यताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अलगाव का सिद्धांत या विसंबंधन, फ्रीडम, एलिनेशन और सेपरेशन। पश्चिमी विचारकों के इतिहास में मार्क्स की व्याख्या और उसके अध्ययन पर भी मतांतरण कायम है, क्योंकि परंपरागत रूप में मार्क्स को वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, आर्थिक, नियतिवादी, वर्ग संघर्ष का समर्थक कहा गया है। ऑर्थोडॉक्स मार्क्स, परंपरागत मार्क्स या रूढ़िवादी। परंतु 1930 के दशक के बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा मार्क्स की एक वैकल्पिक व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार मार्क्स मानववादी, लोकतंत्रवादी तथा स्वतंत्रता प्रेमी विचारक है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मार्क्स की उच्च रचना को ढूंढ निकाला जो उसने पेरिस में लिखी थी, जिसे दार्शनिक और आर्थिक पांडुलिपि कहा गया, और मार्क्स के द्वारा इसी ग्रंथ में प्रतिपादित विचारों को ही अलगाववाद का विचार कहा है, जिसमें मार्क्स ने पूंजीवाद को मनोवैज्ञानिक समस्या का बारीकी से उल्लेख किया। मार्क्स ने यहाँ मानव स्वभाव का मार्मिक उल्लेख करते हुए कहा कि मानव की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता उसके श्रम करने की क्षमता है, और उसने पुनः पशु और मानव के बीच अंतर स्थापित करते हुए कहा कि मानव का जीवन सृजनात्मक और क्रियाशील होता है, इसीलिए मानव घर में भी पेंटिंग का निर्माण कर लेता है और अपनी इसी श्रम या सृजनात्मक क्षमता के द्वारा वह एक कृत्रिम विश्व का निर्माण करता है, जबकि पशु ऐसे कृत्रिम विश्व का निर्माण नहीं कर पाता। लेकिन यह विडंबना का विषय है, अपने ही द्वारा निर्मित कृत्रिम विश्व में व्यक्ति वस्तु के द्वारा भांति जीने लगता है, क्योंकि व्यक्ति कभी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए श्रम नहीं करता, अपितु सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए श्रम करता है, जबकि पशु केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही श्रम करता है। जबकि आधुनिक अधिकृत पूंजीवाद युग में मानव पशु जैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वह उन कार्यों के करने के लिए विवश है। अपने मूल स्वभाव के विरुद्ध कार्य करना ही व्यक्ति का वस्तु होना है, ऑब्जेक्शन, जिसका परिणाम अलगाव है। एक्सट्रीमैजेंट जो निम्नलिखित रूपों में विद्यमान है: अलगाव, एक्सट्रैंगोनमेंट, उत्पादन, समाज, प्रकृति, स्वभाव। पूंजी व्यवस्था में व्यक्ति का श्रम, व्यक्ति के स्वभाव, मानव स्वभाव। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का श्रम व्यक्ति के जीवन से अलग हो जाता है और व्यक्ति का श्रम बाजार में व्यक्ति के नियंत्रण के बिना बिकने लगता है, जिसे मार्क्स ने नवीन दास प्रथा का नाम दिया। मार्क्स ने रूसो की भांति विचार देते हुए कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति प्रकृति से भी अलग हो गया है, इसीलिए रूसो ने प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान किया था, बैक टू नेचर। और मार्क्स से इन्हीं विचारों से समकालीन मार्क्सवादी या नव मार्क्सवादी अत्यधिक प्रभावित है, जिनमें हर्बर्ट मार्क्यूज, हैबरमास, एरिक फॉर्म जैसे विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। लेकिन यह मुद्दा आज भी विवाद का विषय है कि वास्तविक मार्क्स कौन है, प्रौढ़ मार्क्स अथवा युवा मार्क्स, और दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध विद्यमान है। इस संबंध में निम्नलिखित दृष्टिकोण है: पहला, अल्थुसर का इनके अनुसार वास्तविक मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स या वैज्ञानिक मार्क्स है, जो भौतिकवादी और वर्ग संघर्ष का समर्थक है। युवा मार्क्स या रोमांटिक मार्क्स वास्तविक मार्क्स नहीं है, और दोनों के बीच एक ज्ञान मीमांसीय अंतराल है। एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक। मैक्लीलैंड का दृष्टिकोण पहले से अलग था, और उन्होंने कहा कि युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स के विचारों के बीच एक निरंतरता कायम है, क्योंकि मार्क्स का मूल उद्देश्य पूंजीवाद की व्याख्या करना है, और युवा अवस्था में उसने जिस समस्या को उठाया, प्रौढ़ावस्था में उसी का समाधान किया। इसीलिए विसंबंधन या अलगाव का उल्लेख मार्क्स ने युवा अवस्था में किया, जबकि उसे समाप्त करने के साधनों का वर्णन प्रौढ़ावस्था में किया। मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता क्या है?
में वर्ष 2008 के बाद यूरोप और अमेरिका आर्थिक मंदी से नहीं निकल पा रहे हैं और कोविड-19 के बाद के विश्व व्यवस्था में पूंजी का भयंकर केंद्रीकरण हो रहा है। जैसा कि नियम चोम्स्की ने कहा कि समूचा भूमंडलीकरण पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए किया गया है। और दूसरा, मार्क्स के विचारों को ही नव मार्क्सवादी रॉबर्ट कॉक्स ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि भूमंडलीकरण पूंजीवाद का नया स्वरूप है जो केवल पूंजीपतियों के हित में संचालित है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा यह विचार बनाने का प्रयास है यह सबके लिए उपयोगी है। तीसरा, मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों से ही पूंजीवादी व्यवस्था ने कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्वीकार किया और मार्क्सवाद के प्रभाव कम होने के साथ ही पूंजीवाद पुनः अपना शोषणकारी स्वरूप बढ़ा रहा है, जिसे नव उदारवाद का नाम दिया गया। चौथा, नव मार्क्सवादी विचारों के ही परिणाम स्वरूप विश्व में नवीन सामाजिक आंदोलन उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा पर्यावरण की रक्षा, परमाणु हथियारों का विरोध और शांति का आंदोलन संचालित किया जा रहा है। पाँचवें, पूंजीवाद का स्वरूप ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि राष्ट्रवाद विस्तारवादी नीति अपनाते हैं। उसी का परिणाम यूक्रेन संघर्ष से है, जो पूंजीवादी देशों के लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि ये इसमें हथियार बेच रहे हैं। थॉमस फ्रीडमैन ने वर्तमान विश्व में विद्यमान आर्थिक विसंगति को उजागर करते हुए कहा कि 20% जनसंख्या के पास विश्व के 80% संसाधनों पर नियंत्रण है। इसलिए मार्क्स की ये कहावत बिल्कुल उचित है कि विश्व में शोषण के रूप परिवर्तित हुए हैं, शोषण मात्र नहीं। ग्रामस्की।